हेलो एवरीवन, आई एम रमन। आज हम क्लास 10th के जो सेकंड चैप्टर है लाइट, उसके बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हमने केमिस्ट्री का केमिकल इक्वेशन एंड रिएक्शन चैप्टर पढ़ा है, या मैंने इसकी वीडियोस बना के डाल दी हैं। अगर आपको वो चैप्टर देखना है तो आप वहाँ से मैं लिंक शेयर कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से उसको पढ़ सकते हैं। अभी हम क्या पढ़ेंगे, लाइट के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि लाइट चैप्टर करने वाले हैं। ये चैप्टर बेसिकली क्या है, एनसीईआरटी में एक ही जगह दिया हुआ है पूरा चैप्टर की लाइट का जो भी चीज़ें होंगी, बट इन एक्चुअल देखेंगे हमारे पास में जैसे और कोई रेफरेंस बुक आती है हमारे पास में, लाइक प्रदीप से लखमीर सिंह जो भी है, इन सब में इस चैप्टर को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एक में तो हम लोग पूरा जो लॉज वगैरह पढ़ते हैं, हर चीज़ पढ़ते हैं, रिफ्लेक्शन के बारे में पढ़ेंगे, और दूसरे के अंदर हम क्या पढ़ते हैं, रिफ्लेक्शन के बारे में पढ़ेंगे। समय के साथ आपको हम बता देते हैं कि क्या रिफ्लेक्शन होता है और क्या रिफ्रैक्शन रहेगा, ठीक है। तो फिलहाल लाइट के बारे में जान लेते हैं, लाइट क्या होती है। तो लाइट के बारे में आप लोग जानते हो, लाइट एक ऐसी चीज़ होती है जिसकी वजह से हम जो भी इस दुनिया में देख पाते हैं वो लाइट की वजह से ही देख पाते हैं। अगर लाइट ना हो तो हम कुछ भी यहाँ पे नहीं देख सकते। तो कुछ भी जो हमें देखना है, इस चीज़ को देखने के लिए हमें एप्लीकेबल करती है कौन, लाइट, ठीक है। तो फिजिक्स से हम इसको क्या बोलते हैं, लाइट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी विच एनेबल्स अस टू सी द थिंग्स, ठीक है, राइट। तो ये हमारे पास में लाइट होगी। अब लाइट कहाँ से आती है, क्या है, तो इसके बारे में हमने क्या पढ़ना है कि लाइट के ना सोर्स होता है जहाँ से लाइट आती है, ठीक है। तो 2 तरह के सोर्सेज हमें यहाँ पे पढ़ने हैं। एक क्या कहलाएगा आपका लुमिनियस सोर्स ऑफ लाइट, और दूसरा क्या कहलाएगा नॉन लुमिनियस सोर्स ऑफ लाइट। अब ये लुमिनियस सोर्स ऑफ लाइट क्या होता है, एक ऐसा सोर्स जहां से क्या होता है, लाइट बाहर एक्चुअल में निकलती है, जिसके पास खुद की ऑन लाइट होती है, यानी कि खुद के पास लाइट होती है, उसके पास लाइट जनरेट करने की कैपेबिलिटीज होती हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लुमिनियस सोर्स ऑफ लाइट बोलते हैं। जबकि दूसरा नॉन लुमिनियस सोर्स ऑफ लाइट क्या होता है, जिसके पास लाइट खुद से लाइट प्रोड्यूस करने की क्या है, एबिलिटीज नहीं है, उसको क्या बोलेंगे, नॉन लुमिनियस सोर्स ऑफ लाइट, ठीक है। भाई स्पेलिंग थोड़ी सी चेक कर लेना, बाकी मैं लिखूँ नॉन लुमिनियस, लुमिनियस सोर्स ऑफ लाइट। इसके एग्जाम्पल में हमारे पास क्या होता है, स्टार्स होते हैं, ठीक है, और कैंडल होगी लाइट, ट्यूबलाइट, ठीक है। भैया स्पेलिंग देख लेना, क्योंकि मैं गड़बड़ कर देता हूँ स्पेलिंग में, थोड़ा सा ऐसा ही अपना हाथ ढीला है इसमें। नॉन ल्यूमिनस सोर्स में क्या आता है हमारे पास में, जैसे कि सबसे पहले मून आता है, ठीक है, या फिर जैसे कि ये चेयर रखी है, चेयर हो गई, ठीक है, ये खुद बोर्ड हो गया, ठीक। तो ये सारे कैसे हैं, नॉन ल्यूमिनस सोर्स ऑफ लाइट है, यानी कि इनके पास खुद की लाइट नहीं है। इस चीज को समझाने से या जो मैंने बोला है कुछ भी समझ में नहीं आया होगा, अब इसको समझते हैं। जैसे कि क्या है, मैं एक सोर्स हूं, कौन सा, नॉन ल्यूमिनस सोर्स ऑफ लाइट का। कैसे, क्योंकि मेरे साथ में क्या होता है, ये लाइट मुझ पे पड़ती है और इन सारी लाइट रेज को मैं क्या कर देता हूँ, रिफ्लेक्ट कर देता हूँ। 2 तरह के ऑब्जेक्ट होते हैं, हालांकि 3 तरह के होते हैं, उसके बारे में पढ़ाऊंगा मैं, अभी बस थोड़ा सा मुझे ये समझाना है, उसके बाद में समझा दूंगा। तो ये लाइट, जैसे ट्यूब लाइट ऊपर जल रही है, इसकी लाइट मुझ पे पड़ रही है, क्या इस लाइट को मैं अपने अंदर से आर पार जाने दे रहा हूँ? अगर ये लाइट मुझे क्रॉस करके चली जाती, दैट मींस क्या हो जाता है, मैं तो ट्रांसपेरेंट हो जाता ना फिर, यानी कि कोई चीज इसको रोकने वाली है ही नहीं। बट हुआ क्या है, यहाँ पे ये लाइट मुझ पे आके पड़ी है, इस लाइट को मैंने क्या कर दिया, वापस भेज दिया। अगर इस लाइट को मैंने क्या कर दिया, रिफ्लेक्ट कर दिया है, तो मैं ये जो लाइट आई है जिसको मैंने रिफ्लेक्ट किया है, तो आपके सामने जो मैं दिख रहा हूं, इसका मतलब क्या है, आपको रिफ्लेक्शन दिख रहा है। कौन सा, ये लाइट मुझ पे पड़ी थी और इस लाइट को मैंने रिफ्लेक्ट करके आपकी तरफ भेजा है, ठीक है। तो जैसे ऐसे कोई भी जो भी ऑब्जेक्ट होगा, वो सारे क्या कहलाएंगे, नॉन ल्यूमिनस सोर्स ऑफ लाइट कहलाएंगे। जैसे कि अब ये बोर्ड है, इस बोर्ड के ऊपर लाइट पड़ी है, इस लाइट ने क्या कर दिया, ये सारी लाइट, इस बोर्ड ने क्या कर दिया, पूरी लाइट को क्या कर दिया, बाउंस बैक करके भेज दिया, बाउंस बैक होके कहा, ये मेरी आंखों में टकराई चीजें, इसकी वजह से मुझे बोर्ड दिखाई देता है। अगर मैं थोड़ा उधर आगे जाऊंगा तो पूरा ग्लास है वहां पे, वहां लाइट पड़ी, बट लाइट क्या होगी, आर पार चलेगी, तो मुझे उसके अंदर जो आगे की चीजें वो दिखाई दे रही है। क्यों, क्योंकि उसने इस लाइट को रिफ्लेक्ट नहीं किया,
ठीक है, तो ऐसा कोई सोर्स जो क्या करता है, ऐसा कोई ऑब्जेक्ट जो इस लाइट को रिफ्लेक्ट कर देता है, प्रॉपर उसका रिफ्लेक्शन कर देता है, वहां से जो लाइट निकल के आती है वो सारे सोर्सेज क्या कहलाएंगे आपके, वो आपके कहलाएंगे नॉन ल्यूमिनस सोर्स ऑफ लाइट। ठीक है, आगे बात समझ में। अब मैंने यहाँ पे ये कैंडल क्यों लिखा है, कैंडल बच्चे जब हम जलाते हैं तो उसमें क्या होता है, कैंडल के पास खुद की लाइट होती है। खुद की लाइट का मतलब क्या है, आप कहोगे सर खुद की कहां होती है, इसको तो हमने जलाया है। अरे हमने उसको जला दिया है, बट उससे जो रोशनी पैदा होती है वो क्या हो गई, वो उस कैंडल की खुद की है ना, उसने खुद के अंदर से लाइट निकल रही है ना। क्या ऐसा हो रहा है कि इसको मैं जला दूं इसके अंदर से लाइट निकलेगी? अरे नहीं निकलेगी इसके अंदर से लाइट। ठीक है, इसको जलाएंगे इसके अंदर लाइट निकलेगी? इसके अंदर लाइट नहीं निकलेगी, ये जलने वाली चीज नहीं है। समझो मेरी चीज को, इसको जलाएंगे आप कहोगे सर इसके अंदर फायर वगैरह बनेगी उससे लाइट आ जाएगी। हाँ वो चीज अलग है, बट क्या अकेले इसमें ऐसा कुछ हो रहा है क्या? ये खुद ऐसा जल रहा है, जलते हुए दिखाई दे रहा है आपको? नहीं, ये तो नॉर्मल है। बट क्या ये आपको दिखाई दे रहा है? दिखाई दे रहा है ना, इसका मतलब इसके ऊपर लाइट रेज पड़ रही है और यहाँ से क्या हो रही है, रिफ्लेक्ट होकर आपके पास में आ रही है। तो जो भी चीज रिफ्लेक्शन करती है वो हमारे पास कौन से सोर्स में आ जाएगा, नॉन ल्यूमिनस में आ जाएगा। स्टार्स के अंदर लगातार क्या हो रही है, हाइड्रोजन गैस बर्न हो रही है और उसकी वजह से वहां पे फ्लेम प्रोड्यूस होता है, वो फ्लेम बहुत ज्यादा होता है, वो हमें दिखाई देता है। सिमिलरली हमारे पास एक और क्या आता है, जैसे कि ये ट्यूबलाइट है। ट्यूबलाइट के अंदर क्या है, ये यहाँ पे ये जलती है। आप कहोगे सर ये कहाँ, इसको तो हमने जलाया है ना, हमने जलाया तो ये जली है, हमने बटन ऑन नहीं करेंगे तो कहाँ इसके पास खुद की लाइट है? अरे उस टाइम में नहीं है, हम कहते हैं जिस टाइम ये रोशनी दे रही है। ठीक है, क्या ये रोशनी आपके अंदर से दे रही है, आप चमक रहे हो, आपको देख के चमक रही है, ऐसा हो रहा है क्या? इसके अंदर लाइट खुद की पैदा होती है, खुद की पैदा होती है। जिस भी अंदर से किसी भी सोर्स के अंदर से लाइट पैदा होगी, खुद की लाइट अगर वो पैदा करता है, उस सोर्स ऑफ जो भी होगा लाइट का अगर वो सोर्स बन जाता है तो उसको क्या कहेंगे हम लोग, लुमिनियस सोर्स ऑफ लाइट कहेंगे। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो आप बता सकते हैं, अगर मैं बोलूं दीवा, जो दिवाली पे दीवा जलाते हो वो क्या है, लुमिनियस सोर्स है या नॉन लुमिनियस सोर्स है? आप क्या कहोगे, लुमिनियस सोर्स है, क्योंकि उसको हमने जलाया, वो जलता है और काफी देर तक हमें रोशनी देता है। ठीक है, ये ट्यूबलाइट, बल्ब जो भी होता है, ये सारे कैसे हैं, लुमिनियस सोर्स ऑफ लाइट। मून क्या करता है, मून चमकता है, हमें दिखाई देता है रात को मून। क्या वो खुद के अंदर, उसके अंदर कोई गैसेस बर्न होती है? आंसर है नहीं, उसके अंदर नहीं होती, कुछ भी नहीं होता उसके अंदर। तो फिर चमकता कैसे? तो एक्चुअल में क्या होता है, उसके पीछे सन है और सन से जो रेज आती है वो उसको क्रॉस करके जाती है। मून के अंदर बहुत सारा पार्ट सॉलिड भी है और उस सॉलिड से क्या होता है, लाइट रिफ्लेक्ट होती है और वो रिफ्लेक्शन हमें दिखाई देता है, उसकी वजह से फिर हमें मून दिखाई देता है। ठीक है, वो लाइट बहुत ज्यादा मात्रा में रिफ्लेक्ट होती है, तो हमें क्या लगता है ये सारी लाइट कहां से आ रही होगी, मून से आ रही होगी। बट एक्चुअल में क्या है, वो मून से नहीं आ रही होती, वो सन से आ रही होती है। ठीक है, तो मून क्या करता है, जस्ट रिफ्लेक्शन करता है, उसके पास खुद की लाइट नहीं है। अगर खुद की लाइट नहीं है उसके पास में, तो कैसा सोर्स हो गया, नॉन ल्यूमिनस सोर्स ऑफ लाइट हो गया। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब मुझे देख लो, मेरे ऊपर जितनी तेज लाइट मारोगे उतनी तेज की क्या होगी, रोशनी रिफ्लेक्ट होगी, है ना। जितनी कम लाइट होगी उतना ही मैं कम दिखाई दूंगा। मैं ब्राइटनेस बढ़ा दूं, बहुत ज्यादा लाइट तेज कर दूं, उतना ही मैं ब्राइट दिखाई दूंगा। कभी शोरूम वगैरह में गए, वहां पे कपड़े देखते हैं, कपड़े का कलर वलर सब कुछ अलग सा लगता है, क्योंकि बहुत तेज लाइट वहां पे होती है। वहीं उसको जब बाहर लेके आते हैं शाम के टाइम, अपने घर पे लेके आते हैं, हमारे घर की जो लाइट होती है इतनी तेज नहीं होती है, तो वहां पे हम कहेंगे अरे दुकान पे तो बहुत अच्छा लग रहा था, यहाँ अच्छा नहीं लग रहा। क्यों? क्योंकि वहां पे लाइट की जो चमक थी बहुत तेज थी, उस वजह से क्या हो गया, वो ज्यादा उसके अंदर से रेज, जो उसका रिफ्लेक्शन हो रहा था वो बहुत ज्यादा हो रहा था, क्योंकि जितनी लाइट पड़ी उतनी को तो हम वापस भेजेंगे ना। तो ये हमारे पास क्या होता है, जो कपड़ा है हमारा वो भी कैसा हो गया, नॉन ल्यूमिनस सोर्स ऑफ लाइट हो गया। हाँ, उसको जला दो, जलने के बाद वो जो उसके अंदर से अगर रोशनी निकलती है, वो लाइट प्रोड्यूस कर रहा है, तो क्या होगा आपके पास में, वो ल्यूमिनस सोर्स कहला जाएगा। ठीक है, मेन बात कहने की है, जिसके अंदर से खुद की लाइट निकले, यानी कि उसके अंदर से लाइट निकले जो रोशनी पैदा कर सके, उस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, ल्यूमिनस सोर्स बोलते हैं, और जो ना कर सके उसको नॉन ल्यूमिनस सोर्स ऑफ लाइट बोलते हैं। ठीक है, अब आपने पिछली क्लास में या इस क्लास में जो पहला चैप्टर किया होगा, दैट इज इलेक्ट्रिसिटी, सबके अंदर एक चीज पढ़ी होगी, इसकी एसआई यूनिट क्या है, इसकी एसआई यूनिट क्या है, इसकी एसआई यूनिट क्या है। तो लाइट की भी कोई एसआई यूनिट होती है क्या? तो लाइट की एसआई यूनिट होती है। ठीक है, क्या इसकी एसआई यूनिट होती है? तो इसकी एसआई यूनिट क्या होगी भाई, कैंडेला रहेगी। ठीक है, एसआई यूनिट ऑफ लाइट। ठीक है, क्या हो गया आपकी, दो यूनिट है बेसिकली, बट आपको याद रखनी है कैंडेला। ठीक है, एक दूसरी कौन सी, चलो बता देता हूं यहाँ पे, लक्स इसकी दूसरी यूनिट होती है। ठीक है, आपको याद नहीं रखनी है, आपको जो याद रखनी है वो ये वाली है, इस वाली को हमें नहीं करना है फिलहाल एज पर 10th क्लास। ठीक है, रीजंस आपको समय के साथ पता लग जाएंगे। तो यहाँ पे जो लाइट की क्या हो गया हमारे पास में, जो ऐसे क्या है, कैंडेला है। मैं थोड़ा सा आपको क्लियर कर देता हूँ। आप जब गूगल करोगे तो आपको ये भी दिखाई देगा, ये भी दिखाई देगा,
दोनों ही दिखाई देंगी, इसलिए मैंने बोला फिलहाल कंफ्यूजन क्रिएट मत करो, इसका अलग रीजन है, डिटेल में फिर कभी बता दूंगा। और यहाँ पे क्या आपको सिर्फ ये करनी है। क्लियर है? इतनी मेरी बात समझ में आ गई। अब ये जो यूनिट होती है कैसे लाइट को बनाए, लाइट को क्या तोलते हैं हम, नापते हैं, कैसे नापते हैं? नहीं, लाइट का वजन नहीं करते, कुछ नहीं करते, लाइट को नापा जाता है इसकी चमक से। आपने देखा होगा या अभी मैंने कहा शोरूम में जब तुम जाते हो तो वहां पे कपड़े अलग प्रकार के दिखाई देते क्योंकि लाइट तेज होती है वहां पे। घर पे आते हैं लाइट, वो जो कपड़े हैं इतने अच्छे से नहीं कलर दिखाई देता उनका क्योंकि लाइट वहां पे कैसी है, कम है। आप भी दिन में जो फोटो खींचते हो, सनलाइट में जाके फोटो खींचोगे, एक अलग ही क्लैरिटी आती है, एक अलग ही वीडियो वगैरह बनाते हो, कुछ भी होगा अलग बनती है। और वहीं पे जब घर के अंदर या शाम को रात में अपने ट्यूबलाइट के सामने वीडियो बनाते हैं, फोटोज वगैरह क्लिक करते हैं, वो इतनी क्लैरिटी के साथ में नहीं आती। क्यों? क्योंकि घर के अंदर जो लाइट है वो थोड़ी सी डिम है और बाहर जो लाइट है वो ज्यादा तेज है, यानी कि उसकी चमक तेज है। इस चमक को इंग्लिश में क्या कहते हैं? इस चमक को कहा जाता है इंटेंसिटी। ठीक है, तो यानी कि लाइट की जब इंटेंसिटी कैसी होगी, तेज होगी, तो इस इंटेंसिटी को, तेज भी होती है लाइट की इंटेंसिटी, कम भी होती है। जब इंटेंसिटी हाई होगी, कम होगी, तो कितनी हाई होगी? 5 किलो हाई होगी, 10 किलो हाई होगी? क्या बोलोगे, क्या नाम दोगे इस यूनिट का कि आज लाइट तेज आ रही है? कितनी तेज आ रही है, क्या बोलोगे? ये क्वेश्चन आता है ना मन में, आज लाइट तो डिम आ रही है। डिम का मतलब कम आ रही है, कितनी कम आ रही है, कैसे नापोगे? तो चमक को आप जब नापते हो ना कि इतनी क्वांटिटी कम होगी, इतनी ज्यादा होगी, तो इस चमक को नापने की जो यूनिट है क्या है हमारे पास में? कैंडला है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। फिर से रिपीट कर दूं, कई बार लाइट आप क्या देखते हो, घर में रोशनी कम होती है। एक पार्ट ऐसा होता है जैसे कि हमारा मेन गैलरी वाला जो पार्ट होता है, उसमें क्या होता है, हम लाइट बहुत तेज रखते हैं, एक बड़ा बल्ब लगता है, वहीं दूसरी ओर टॉयलेट के अंदर छोटा बल्ब लगा देते हैं। क्यों? क्योंकि वहां पे इतनी ब्राइट लाइट की जरूरत नहीं पड़ती। जनरली ऐसा देखा है, अब तो खैर हर जगह से ही लगते हैं। तो उसमें क्या होगा, वहां पे लाइट जो होगी बहुत ज्यादा कम होती है, यानी कि वहां पे बल्ब कम चमकता है। ठीक है, आप उसी बल्ब को, जैसे टॉयलेट वाला जो बल्ब होता है, 5 क्या बोलते हैं उसको, 5 वोल्ट का लाते हैं, छोटा बल्ब होता है। क्यों? क्योंकि एरिया छोटा, रिफ्लेक्शन वहां पे हो जाएगा, रोशनी वहीं पे बराबर हो जाती है ना। उसी 5 वोल्ट के बल्ब को आप बड़े बल्ब में लगा, मतलब बड़े कमरे में लगा दो, आप क्या देखोगे, वहां पे जो रोशनी बहुत कम हो रखी है ना। हम कहते हैं कि भाई दूसरा बल्ब लाओ क्योंकि ये तो छोटा सा बल्ब है, इससे रोशनी नहीं हो रही। रोशनी नहीं हो रही मतलब क्या है, लाइट थोड़ा अंधेरा अंदर है ना, लाइट कम है वहां पे। तो लाइट कम नहीं है, बेसिकली जो कम है उसकी चमक कम है ना। तो ये जो कम चमक है, ज्यादा चमक है, और ज्यादा चमक है, बहुत ज्यादा चमक है, इस चमक को ही क्या कहते हैं? इंटेंसिटी कहते हैं। और इसको नापने की जो यूनिट होती है क्या होती है? कैंडेला होती है। ठीक है, समझ में आ गया होगा आई थिंक आपको। बहुत डिटेल में मैं बोल रहा हूँ, अगर फिर भी कोई चीज छूट जाती है तो आप दोबारा से वीडियो को देख सकते हैं, उसको क्या बोलते हैं वो कर लेना। तो मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि आपके पूरे टॉपिक्स क्लियर हो जाएं। क्या है, आगे बढ़ते हैं भाई। आगे हमारे पास में क्या आता है, लाइट की एसेंट कर लिए। अब हम बात करते हैं लाइट के नेचर की। ठीक है, लाइट का नेचर कैसा होता है? तो लाइट का ना नेचर होता है ड्यूल नेचर। ठीक है, कैसा नेचर होता है लाइट का? ड्यूल नेचर होता है। ठीक है, ये ड्यूल नेचर क्या है? ड्यूल नेचर होता है दो प्रकार का, इसका दोहरा स्वभाव होता है, दोहरी इसकी प्रकृति होती है। ठीक है, एक कौन सी होती है हमारे पास में? एक आती हुई है हमारे पास में पार्टिकल वाला नेचर होता है इसका। ठीक है, और दूसरा कौन सा होता है हमारे पास में? वेव। ठीक है, पार्टिकल क्या होता है, जैसे मेरे पास क्या है, ये जो चीज है इसको मैं फेंक दूं, तो ये छोटा सा, अभी तो ये बहुत बड़ा दिख रहा है आपको, बट इसको मैं छोटे साइज में ले लूं, छोटे छोटे टुकड़े करके इसको फेंकता जाऊं, यानी कि ये रहा और इनको मैं ऐसे फेंक रहा हूं और ये ऐसी चीज जा रही है। ठीक है, तो ये पार्टिकल जब चलते हैं तो अब हम क्या कहेंगे, ये नेचर कैसा हो गया? पार्टिकल नेचर। ठीक है, दूसरी ओर कुछ साइंटिस्ट का मानना क्या है कि लाइट ऐसे नहीं चलती। लाइट कैसे चलती है? लाइट ऐसे लाइक वेव चलती है। ठीक है, तो उस नेचर को फॉलो करते हैं। ठीक है, तो वो क्या कहते हैं, लाइट का नेचर कैसा होता है? वेव नेचर होता है। कौन कहता है लाइट का वेव नेचर होता है? तो आपको याद रखना है, ये हाइजेन साहब हैं, ये क्या कहते हैं, लाइट का वेव नेचर होता है। इन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए हैं इस चीज को प्रूव करने के लिए। हम भी उनमें से कुछ चीजें अभी करेंगे ताकि हमें चीजें समझ में आ जाए। और ये पार्टिकल वाला नेचर किसने कहा है? तो आंसर है, ये कहा है भैया न्यूटन भाई साहब ने। ठीक है, सॉरी न्यूटन जी ने कहा है। तो ये हमारे पास न्यूटन ने इसको कहा है, इसको पार्टिकल नेचर कहा। इसने क्या कहा है? हाइजेन ने इसको वेव नेचर कहा है। ठीक है, इन दोनों की बात सही है। ये किसने कहा है? तो आप कहोगे आइंस्टीन ने कहा है। तो लाइट का ड्यूल नेचर है, ये किसने कहा है? आपको इसका आंसर क्या करना है? आइंस्टीन ने कहा है। बट अगर अलग अलग आपसे पूछते हैं कि ये किसने कहा और ये किसने कहा, तो आप क्या कहोगे? ये
हाइजन ने कहा है और ये किसने कहा है, न्यूटन ने कहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने में हमें अब ये समझना है कि पार्टिकल नेचर क्या होता है। अभी जो लास्ट ने बताया उससे हमें कुछ समझ में नहीं आया है ना, तो अब इसको समझ लेते हैं भाई क्या होता है। ठीक है, पार्टिकल का नेचर का मतलब क्या हो गया, जैसे कि आप लोग जैसे यहाँ खड़े हैं, सामने कोई गड्ढा आ गया, ठीक है, तो आप क्या कहोगे, क्या गड्ढे के अंदर का मटेरियल आपको दिख रहा है? पहली बात तो क्या आप ये कहोगे ना मुझे कुछ नहीं दिखाई दे रहा गड्ढे का। ठीक है, कैसे दिखाई देंगी गड्ढे के अंदर की चीजें, तो आप उसके पास जाके देखोगे तभी तो चीजें दिखाई देंगी ना, है ना। तो हम क्या कहते हैं, इससे एक एक्सपेरिमेंट करते हैं, हमारी आंखें हमेशा सीधा देखना पसंद करती हैं, लाइट हमेशा सीधी ट्रैवल होती है, तो सीधी क्या चीज ट्रैवल होती है, सीधे तो पार्टिकल जाते हैं ना, सीधे ऐसे पैक हो गया, यानी कि मैं कोई चीज देख रहा हूं, मेरे पार्टिकल सीधे जाके ऐसे टकराएंगे ना, है ना। तो ये जो सीधा देखने वाला होता है, लाइट हमेशा सीधी चलती है, स्ट्रेट चलती, कभी बेंड नहीं होती, तो ये क्या हो गया, पार्टिकल्स तो है। अब इस चीज को मैं फेंकता हूं ऐसे, मान लीजिए ये चीज मैंने ऐसे फेंक दी, क्या ये ऐसे करेगी, जब आगे जाएगी तो ऐसे मैं तो इधर जाऊंगी, ये करूंगी, ये करके नाचती हुई आपके पास पहुंचेगी नहीं ना, ये कैसे एक बार फेंकी गई तो सीधी चली जाएगी ना। तो ये छोटे छोटे पार्टिकल्स ऐसे फेंके जाएंगे, वो पार्टिकल में से कोई नाचता हुआ आएगा क्या? नहीं, वो नहीं आता ऐसे, वो क्या करता है, वो सीधा ही आ जाता है। ये पार्टिकल्स जब भी ऐसे बम्बार्ड के जाते हैं वो स्ट्रेट ही जाते हैं जनरली, हालांकि कुछ डिस्टेंस तक जाते हैं, उसके बाद तो जाएंगे नहीं, वो बात अलग है, बट जितने जाएंगे स्ट्रेट ही जाएंगे ना। तो ये वाला जो नेचर होता है, कौन सा होता है हमारे पास में, पार्टिकल नेचर होता है। एक बड़ा छोटा सा एक्सपेरिमेंट इसको लिए हम लोग कर लेते हैं, और वो कौन सा होता है, कार्डबोर्ड एक्सपेरिमेंट होता है। ठीक है, अब जरा देखिए क्या होता है इसमें। यहाँ पे एक हमने कार्डबोर्ड एक ये ले लिया है, ठीक है, और एक ये जो है हमने एक और ये ले लिया है, ठीक, एक और ले लेते हैं, चलो भाई ये ले लिया हमने, और यहाँ पे हमारे पास में क्या है, स्क्रीन। ठीक है, एक होल हमने यहाँ पे कर दिया, एक होल हमने यहाँ पर कर दिया, एक होल हमने कर दिया, और यहाँ से हमने क्या कर दिया, लेजर लाइट हमारे पास है, मान लीजिए हमने यहाँ से लाइट इंसर्ट किया। आप लोग जानते हैं लाइट क्या करेगी, सीधी सीधी जाएगी 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 जाएगी, और यहाँ पे हमें स्क्रीन पे दिख जाएगी। यही होगा कि नहीं होगा? ठीक है, बट मैंने अभी क्या किया, इस चीज को नीचे कर दिया, नीचे कर दिया। अब जरा मुझे बताओ क्या लाइट वहां पे दिखाई देगी या नहीं देगी? आप कहोगे नहीं दिखाई देगी। क्यों नहीं दिखाई देगी? क्योंकि जब मैंने यहाँ से इसको बम्बार्ड किया तो यहाँ जाई, टकरा के नीचे गिर गई, और ये नहीं जाएगी फिर आगे, आपको पता है यहीं पे चलकेगा, आगे कुछ जाएगा ही नहीं, है ना। तो यहाँ से क्या होगा, ये चीज प्रूफ होती है कि ये कैसे चलती है। एक तो ये स्ट्रेट चलती है, और दूसरा इसका नेचर क्या है, ये जैसे पार्टिकल्स चलते हैं सीधे चलते जाएंगे, अगर बीच में कोई ऑब्स्टेकल आ गया तो वहीं पे रुक जाएंगे, आगे जाएंगे ही नहीं, बोल, है ना। तो ये चीज क्या होगी, फिर यहाँ पे रुक जाएगी, गिर जाएगी, आगे नहीं जाएगी, तो हमने इसको बोल दिया ऐसे। बट यहीं पे दूसरा केस आता है, जैसे कि वेव में क्या होता है, वेव में होता है जैसे कि साउंड वाला, साउंड का नेचर कैसा होता है, वेव वाला होता है भाई। साउंड में ऐसा नहीं होगा, हमने यहाँ भजन बजा दिए तो वो सिर्फ यहाँ सुनाई देंगे, और ये नीचे कर दिए यहाँ सुनाई नहीं देंगे, फिर आई मीन टू से यहाँ सुनाई नहीं देंगे, सुनेंगे, क्योंकि वो जो वेव है यहाँ आएगी, वो नीचे चली जाएगी, और ऐसे करके फिर बाहर निकल जाएगी, है ना, और फिर हमें बाहर तक पहुंच जाएगी। यानी कि ये जो चीज है ये क्रॉस कर जाती है इस चीज को, बट लाइट क्रॉस नहीं करती इन चीजों को। उसका नेचर कैसा है, पार्टिकल वाला है। आई होप आपको थोड़ी बहुत जब बातें समझ में आ रही होंगी। जनरली जैसे कि हम इंडिया में रहते हैं, तो यहाँ पे भाई हरियाणा वाला सिस्टम है, आसपास ना कभी श्याम जी का जागरण, कभी किसका जागरण होता रहता, जागरण वगैरह। तो उस जागरण की जहाँ पे जागरण वगैरह हो रहे होते हैं, वहाँ पे हम जब देखते हैं तो वो टेंट वगैरह लगा होता है, बहुत ज्यादा लाइट होती है। बट एक चीज नोट करी होगी आपने भी, कभी आपके यहाँ पे कोई ऐसा फंक्शन हो रहा है, शादी वगैरह लगा लो तो कुछ नहीं, जागरण को छोड़ दो, शादी वगैरह जब घर में कहीं आसपास हो रही होती है, जो वो प्लेस होता है जहाँ पे शादी होती है, वहाँ पे देखते हो कितनी सारी लाइट होती है। क्या वो लाइट आपके घर तक आती है? इतनी सी भी लाइट आती है आपके कमरे के अंदर, जिस कमरे में आप सो रहे हो, कि वहाँ शादी की लाइट आपके घर के अंदर चल के आ गई। क्यों? क्योंकि बीच में बहुत सारे ऑब्स्टेकल्स आ गए, वहां से टकरा के रिफ्लेक्ट होकर वहीं रह गई, आगे नहीं है। ऐसे पार्टिकल होते हैं, मैं इसको फेंक के मारूं, सॉरी ये चीज ले तो लूंगा पहले, इसको फेंक के मारूं, अगर ये फेंक के मारूंगा तो क्या होगा, सीधा जाएगा, बीच में कोई चीज अड़ गई तो वो वहीं पे गिर जाएगा। बताओ गिर जाएगा कि नहीं गिर जाएगा, है ना। तो ये जो नेचर होता है इसको क्या बोलते हैं, पार्टिकल वाला नेचर बोलते हैं। वहीं जो वेव वाला नेचर होता है उसके अंदर कैसा होता है भैया, वो टकरा के नीचे नहीं गिरता, वो नीचे चला जाता है, फिर दोबारा साइड में किसी चीज का सहारा लेके फिर उठाता है। ये वाला जो नेचर होता है किसका होता है, वेव का नेचर होता है। समझ में आया? तो वहीं पे उस शादी में मान लीजिए भजन बज रहे हैं, या फिर शादी है, सॉरी शादी में भजन कहाँ बजेंगे, वो तो शादी में बजेंगे, सॉरी जागरण में बजेंगे। तो हम शादी में बात कर रहे थे, शादी में क्या होगा, गाने वगैरह बज रहे होंगे बहुत सारे, तो गानों की आवाज क्या होती है, आराम से हमारे बेड तक धम धम करके हिला रही होती है ना, कि भाई सोने दो ऐसा करना होता है हमें। वो अंदर आ जाता है, कितने दरवाजे बंद करो, नीचे से निकल के आ जाएगी। क्यों? क्योंकि वो वेव है। तो जब ऐसी चीजें निकल के आ जाती है तो क्या हो जाता है, हमारे पास वेव नेचर हो जाता है। क्लियर है मेरी बात? अच्छे समझ में आ गई होगी। नहीं समझ में आई तो बता दो भाई, दोबारा बता देता हूँ, कोई इशू नहीं है। बट अभी तो दोबारा क्या, एक बार वीडियो रिवाइज, वो क्या करते हैं उसको पीछे करके देख लेना भाई, समझ में वर्ड नहीं आ रहा क्या बोलते हैं, ठीक है, रिवाइंड करना, ठीक है, उसको देख लेना।
तो ये दोनों आपको समझ में आ गए होंगे, साउंड का कैसा नेचर होता है, वेव वाला होता है, और लाइट का क्या, सॉरी ये जो नॉर्मल लाइट का हम देखते हैं पार्टिकल का भी होता है, वेव का भी होता है, ठीक है। ये वाली चीज हमें कुछ समझ में नहीं आई कि क्यों है, फिर लाइट का ये क्या मतलब है, कैसे दो हैं, कैसे प्रूफ हो रही है, ठीक है। तो न्यूटन वाली बात तो हम लोग क्या कर देते हैं, इस चीज से प्रूव कर देते हैं। ये वाला एक्सपेरिमेंट हमने दे दिया कि लाइट का पार्टिकल नेचर होता है, ये लो भैया ऐसा होता है, बट लाइट का वेव नेचर होता है। इस थ्योरी में अगर लगाएं, वेव वाली थ्योरी लाइट के लिए एप्लीकेबल नहीं होती, ठीक है। हमने कहा लाइट दी हमने, अगर लाइट क्या होती, वेव होती, तो वो बेंड होकर चली जाती ना, यही बात है भाई। साउंड में अगर क्या करती, साउंड अगर नीचे से ऊपर नीचे होकर निकल जाती, आ जाती है, तो ये चीज भी तो आनी चाहिए थी ना। आप ना वेव का थोड़ा सा मैं बता देता हूं आप लोगों को कैसा होता है। पानी में देखा है, पत्थर फेंक के देखना एक बारी, बीच में कोई भी चीज आएगी, पानी नीचे से करके उसे कोई भी चीज बीच में ऑब्स्टेकल आ रखा है, तो साइड से होकर नीचे से निकल के फिर वहां भी वो वेव ऐसे ऊपर जाती रहती है। तो ये वाला जो नेचर होता है वेव वाला होता है। बाकी डिटेल में 9th क्लास का कोई चैप्टर करवाऊंगा तो उसमें करवा दूंगा, ट्रांसफर्स और जो आपकी लॉन्गिट्यूडनल वेव होती है ये थोड़ा सा बाद में कराऊंगा। अभी फिलहाल इसी को ऐसे देख लेते हैं। आप बस मान लो कि जो ऐसे कंटीन्यूअस चलती होती है वो वेव होती है, और पार्टिकल वाला इसका जो मैंने अभी बताया वो हो गया, है ना। तो अब जरा सुनना मेरी बात। यहाँ पे क्या चीज है, यहाँ पे अब आर्गुमेंट ये है, हाइजेन ने अगर ये कहा कि नहीं लाइट का सिर्फ पार्टिकल नेचर नहीं होता है, इन दोनों की मान लीजिए अब लड़ाई है, ये हाइजेन न्यूटन से कहता है कि लाइट का सिर्फ पार्टिकल नेचर नहीं होता, लाइट का वेव नेचर भी होता है, ठीक है। ये बंदा सीधा इससे क्या मांगेगा, प्रूफ मांगेगा कि ठीक है कैसे बता दो, हम तो मान लें, हम कौन सा मना करते हैं भैया, होता होगा वेव वाला भी। बट ये कार्डबोर्ड जो एक्सपेरिमेंट मैंने किया है, जैसे कि साउंड के अंदर आप बता दो साउंड का वेव नेचर है, पहले से पता है साउंड का वेव नेचर होता है, अगर वो चीज यहाँ पे फॉलो हो जाए तो मैं मान जाऊंगा आपकी बात ठीक है, ठीक है। तो ये बंदा भी कोई कम नहीं है, इसने इस चीज को बड़े अच्छे से फिर समझाया, ठीक है। इसने क्या कहा, इसका तर्क जरा सुन लो, आपको समझ में आ जाएगा, फिर बात समझ में आ जाएगी कि नहीं भाई ये अकेला ये सही नहीं है, ये भी सही है, ठीक है। इसने इसके ऊपर फिर अपनी थ्योरी दी है पूरी। 12th क्लास में जब तुम जाओगे, 12th क्लास में 2 हाफ हैं इस चैप्टर के। यहाँ तो सिर्फ आप ये पढ़ते हो, न्यूटोनियन फिजिक्स पढ़ते हो जनरली 9th 10th में, बाद में आपके और भी साइंटिस्ट डी ब्रोगली वगैरह बहुत सारे लोग आएंगे, उन सबके पढ़ोगे तो वहां पे आपका हाइजेन आएगा। ये जो चैप्टर आप लाइट वाला पढ़ रहे हो 12th क्लास में ऑप्टिक्स के नाम से चैप्टर आएगा, ये वहां पे 2 पार्ट्स में है, एक आपका ये नॉर्मल वाली पार्टिकल वाला ऑप्टिक्स आएगा, और दूसरा वाला कौन सा आएगा आपका वेव ऑप्टिक्स आएगा, ठीक है। तो उस वाले में पूरा ये हाइजेन की थ्योरी पढ़ोगे जो इसने दी है। बट उसका थोड़ी सी चीज मैं आपको सपोज करवाना चाहूंगा, कैसे देखो। नॉर्मली क्या होता है, जैसे कि हम क्या करते हैं, इसका एक्सपेरिमेंट का बता रहा हूँ कैसे क्या है उसका सोर्स। जैसे कि हमारे पास क्या है, हम घर पे जाते हैं, घर पे मतलब सुबह जब सो के उठते हैं तो क्या देखते हैं, जैसे बाहर जो गेट है उस गेट से थोड़ा बहुत एरिया होता है गेट के जहां से लाइट अंदर एंटर कर सकती है, आइट साइड से अंदर करती है। बट हमें क्या दिखता है, वो लाइट पूरे घर में फैल गई है ना, पूरे घर में फैल जाती लाइट, पूरे घर के अंदर तक रोशनी रहती है। मान लीजिए यहां से क्या है, ये हमारे पास है और इस जगह से लाइट अंदर एंट्री कर रही है, ठीक है। एज पर न्यूटन होना क्या चाहिए था, एज पर न्यूटन ये होना चाहिए, लाइट यहां से एंटर करके सीधी ये चली गई जाती, ठीक है। और यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर सीधे घर पे जो अंदर वाला रूम है वहां पे एक डॉट बनना चाहिए था, है ना। ये तो चीज यही कहती है बनना चाहिए था, बट ऐसा तो नहीं होता। आप देखते हो ये जो लाइट है पूरी की पूरी ऐसे फैलती है, ठीक है, और ये इतना भी नहीं, पूरी की पूरी फैलती है लाइक दिस। बताओ फैलती कि नहीं फैलती, है ना। पूरा जो आपका चौक वगैरह जो गैलरी वगैरह पूरे के अंदर रोशनी रहती है। इवन वो छोड़ो, कमरा यहाँ पे है, मान लीजिए एक कमरा, इसके अंदर से लाइट अंदर गुजरती है, और यहाँ पे कमरा, इस कमरे में भी पूरी रोशनी होती है, यहाँ पे कमरा है, इस कमरे में पूरी रोशनी होती है। हाँ ये चीजें यहाँ पे ज्यादा होती है चमक, यहाँ पे थोड़ी कम होती है, बट ऐसा तो नहीं है इस कमरे के अंदर कुछ ना दिखाई दे, जो रात को अंधेरा था वही अंधेरा इस कमरे में दिन में भी था, ऐसा तो नहीं होता ना, तब भी रोशनी होती है। तो ये लाइट कैसे यहाँ से घुस के इसके अंदर घुस गई, और ये लाइट कैसे इसके अंदर आके ऐसे चली गई, ये तो स्ट्रेट चलने का कोई बात नहीं हुआ। स्ट्रेट कैसे चलती, स्ट्रेट का मतलब तो ये होता है, ऐसे चलनी चाहिए थी। चलो तुम्हारे मन में एक डाउट और आ रहा होगा, कुछ बच्चे हैं जो ठीक ठाक पढ़ते हैं उनके मन में डाउट आ रहा होगा, सर स्कैटरिंग हो गई होगी ना, पार्टिकल टकरा के जैसे, तब भी तो स्ट्रेट ही जाएंगे टकरा के, ठीक है। या कुछ पार्टिकल्स को वापस भेज देंगे तो इंटेंसिटी कम हो जानी चाहिए थी इसकी, वो भी नहीं हुई, है ना। ये तो कमरे के अंदर जा रही है आराम से, और बकायदा मैं कहता हूं यहां भी कमरा, उस रूम के अंदर भी आपको थोड़ी बहुत रोशनी दिखाई दे जाएगी। ऐसा होता नहीं होता। जैसे मेरा घर पे, हमारा 3 या 4 फ्लोर का घर है, 4 इसलिए बोला क्योंकि एक और है ऊपर, ठीक है। तो सॉरी, तो क्या है, वहां पे एक बीच में जाल लगा हुआ, उस जाल से जो रोशनी आती है, नीचे जो गेट वाला जो एरिया है वहां से, उनसे पूरे घर में ही रोशनी रहती है, पूरे घर में लाइट पहुंचती है।
अंदर तक लाइट चली जाती है, चाहे वो बाहर वाला रूम हो, अंदर वाला रूम हो और अंदर वाला रूम हो, किचन हो, सबके अंदर रोशनी रहती है दिन में, वो रात वाला अंधेरा नहीं होता। तो ये लाइट एक छोटे से पैसेज के अंदर, जैसे कि मेरे घर में क्या है अभी, यहाँ से क्या हो गया, ये मान लीजिए ये जालसा हो गया और यहाँ पे क्या है, ये यहाँ पे रूम्स वगैरह है, ये इसके ऊपर सजा है और ये यहाँ पे दरवाजा वगैरह, ये ऊपर वाला टॉप फ्लोर का बता रहा हूँ। तो यहाँ से रोशनी चालू हो जाएगी, ये दूसरा फ्लोर भी आएगा, तीसरा फ्लोर भी आएगा, नीचे वाले तक रोशनी होती है। ठीक है, सॉरी एक और नीचे रह गया, यहाँ नीचे वाले तक क्या रहेगा, रोशनी रहती है, इसके अंदर पूरे घर में रोशनी रहती है। तो ये जो लाइट है यहाँ से एंटर करके सब जगह कैसे फैल गई, न्यूटन का नियम तो यहाँ पे फेल हो गया। अगर पार्टिकल वाला होता तो नहीं जाना चाहिए था, ये तो फैल रही है, सारी फैल रही है ना। आप भी मानते हैं, आपके घर में भी होता होगा, है ना। तो यहाँ पे फिर इसकी थ्योरी स्टार्ट होती है और इसने बताया ऐसा होता है, और फिर ये बहुत सारे एक्सपेरिमेंट और करेगा, जो कि इस क्लास में हम जो एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं, सारे न्यूटन वाले एक्सपेरिमेंट इस थ्योरी से ये प्रूव करेगा। ठीक है, तो ये इसकी थ्योरी है, इसको हम लोगों ने हाइजेन वाली वेव थ्योरी कहा है। समझ में आ गई, मतलब वेव ऑप्टिक्स कहा है, तो समझ में आ गई ड्यूल नेचर क्या है, क्यों इसको ड्यूल नेचर कहा। और बाद में जब ये अपने सारे एक्सपेरिमेंट प्रूव कर देगा, कौन सा एक्सपेरिमेंट की बात कर रहा हूं, जैसे कि आप क्या पढ़ते हो, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ोगे इस चैप्टर में। ठीक है, आगे हमारे पास है ये जो एंगल साइन आई वगैरह ये सब चीजें, रिफ्रैक्शन पढ़ोगे, ठीक है, और एक एब्जॉर्प्शन पढ़ोगे। ये सारे के सारे जितने भी एक्सपेरिमेंट थे, सारे के सारे ये पार्टिकल थ्योरी के ऊपर बेस्ड हैं, यानी कि मैंने क्या कहा, न्यूटन के ऊपर हमने पढ़े थे, पार्टिकल थ्योरी के ऊपर बेस्ड हैं, जो कि न्यूटन फिजिक्स से कहलाती है। बट ये क्या करेगा, इन चीजों को जो इसने एक्सपेरिमेंट किए, कोई भी एक्सपेरिमेंट ऐसा नहीं छोड़ेगा जो इसने प्रूव किए हैं वो इस थ्योरी से प्रूव ना कर सके। सारे एक्सपेरिमेंट इस थ्योरी से इनके प्रूव करके दिखाएगा। ठीक है, और जब बाद में सारे एक्सपेरिमेंट प्रूव हो जाते हैं तो ये चीज कहनी फिर ठीक हो गई कि हाँ, लाइट के दोनों ही नेचर होते हैं, पार्टिकल वाला भी और वेव वाला भी, कोई एक नेचर कहना ठीक नहीं। समझ में आ गई मेरी बात, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि ड्यूल नेचर क्यों कहा गया है। ठीक है, मैं फिर से कुछ चीजों को रिपीट कर दूं, पार्टिकल किसने कहा है, न्यूटन ने, वेव वाला किसने कहा है, हाइजेन ने, और दोनों का नेचर का एक्सेप्टेंस किसकी तरफ से आती है, आइंस्टीन की वजह से, मतलब आइंस्टीन की तरफ से आती है। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा भाई। फिर आगे बढ़ते हैं, चलो। तो ये हो गया हमारे पास लाइट के नेचर के बारे में कुछ चीजें। अगली चीज हमारे पास क्या आती है कि लाइट को ना कुछ ऑब्जेक्ट्स के अंदर से गुजरना होगा या कुछ ऑब्जेक्ट से टकराना होगा। ठीक है, तो तीन प्रकार के ना हम लोग ऑब्जेक्ट्स पढ़ते हैं इन दिस चैप्टर। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास क्या आता है, ओपेक ऑब्जेक्ट्स आते हैं। ठीक है, कौन से ऑब्जेक्ट आते हैं, ओपेक आते हैं। दूसरे हमारे पास कौन से आते हैं, ट्रांसपेरेंट आते हैं। ठीक है, ये कोई चीज मैं एडवांस नहीं करा रहा हूँ, ये 8th क्लास की चीज है, आपने पढ़ भी ली होगी शायद से। और जो अगली चीज हमारे पास आती है वो क्या होती है, ट्रांसल्यूसेंट होती है। ठीक है, सो देयर आर 3 काइंड्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स जिनके ऊपर हमें लाइट के बारे में या लाइट की चीजें पढ़नी है। ओपेक ऑब्जेक्ट कौन से होते हैं, ओपेक ऑब्जेक्ट वो होते हैं जैसे कि हमारे पास क्या हो गई, ये मान लीजिए क्या है, ये एक बीम ऑफ लाइट है, ये जो कि ऐसे आ रही है। सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे यहाँ पे, किसी को जानने से पहले, एक चीज होती है भाई रे ऑफ लाइट और एक क्या होता है, बीम ऑफ लाइट। ठीक है, ये रे क्या होती है, बीम क्या होती है, तो रे एक सिंगल लाइट की इस चीज को हम लोग बोलते हैं, यानी कि एक सिंगल किरण निकलती है, इसको क्या बोलते हैं, रे बोलते हैं। जब यही बहुत सारे निकलेंगे, ठीक है, पॉसिबल नहीं है एक लाइट को, रे को पकड़ना। ठीक है, हम जनरली बीम ही लेते हैं कोई भी एक्सपेरिमेंट में, तब जब ये निकलती हैं, इन बंच ऑफ रेज को, यानी कि क्लस्टर ऑफ रेज या ग्रुप ऑफ रेज को हम लोग क्या कहते हैं, बीम कहते हैं। ठीक है, तो जो आप लेजर लाइट लेके आते हो उसमें जो निकलती है ना, वो रे नहीं निकलती, वो क्या निकलती है, आपकी बीम ही निकलती। कोई इसको करना पॉसिबल नहीं होता, बट अपने एक्सपेरिमेंट को इन चीजों को दिखाने के लिए हम जो भी लाइन खींचेंगे उस सिंगल लाइन को हम क्या मान के चलते हैं, रे ही मान के चलते हैं। होती वो बीम ही है, इतनी मोटी आपकी रे नहीं होती है, बट एक्सपेरिमेंट्स करने हैं, जो भी हमें दिखाना है यहाँ पे पेपर वर्क के ऊपर, तो सारा सारा क्या होता है, आपका रे होता है, रेज होती है, सॉरी। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या है, जैसे कि मैं एक डायग्राम सिर्फ नॉर्मल बना रहा हूँ, उसकी डिटेल बाद में पढ़ेंगे, बाद में क्या अभी थोड़ी देर में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे क्या है, जैसे कि ये क्या है, एक मैंने ऑब्जेक्ट ले लिया, यहाँ से मैंने रे डाली, यानी कि लेजर लाइट से जो भी बीम डाली मैंने, ये यहाँ पे पड़ेगी। आपको पता है ये किसी भी एंगल के ऊपर डिपेंड करता है, कौन सा एंगल के ऊपर गिरी है, तो वहां से क्या हो जाएगी, ये रिफ्लेक्ट हो जाएगी। ठीक है, मालूम हुई, ये रिफ्लेक्ट हो जाएगी। रिफ्लेक्ट होने का मतलब क्या है, ये डस्टर है, इस डस्टर को फेंक के मुझे दीवार पे मारना है। ठीक है, इसको मैं दीवार पे मारूंगा, दीवार क्या करेगी, क्या ये दीवार के अंदर घुस जाएगा,
या आर पार दीवार के चला जाएगा? आपको पता है ये दीवार के टकराएगा और टकरा के क्या हो जाएगा, वापस आ जाएगा। ये टकरा के वापस आना यानी कि ये बाउंस बैक होना क्या कहलाता है, रिफ्लेक्शन कहलाता है। कि दीवार ने उसे क्या कर दिया, रिफ्लेक्ट कर दिया, बाउंस बैक कर दिया। ठीक है, तो ये हो गया रिफ्लेक्शन। तो लाइट भी ऐसे ही तो करती है। अभी तो यहाँ पे आप डस्टर देखते हो, ये चीज क्या कहलागी, रिफ्लेक्शन ऑफ डस्टर कहला गया। अगर मैं इसको फेंक के मारूं, दीवार इसको वापस देती है, ये क्या हो गया, रिफ्लेक्शन ऑफ मार्कर हो गया। कोई मुझे उठा के फेंक के उधर मार दे तो मार्कर ऑफ रमन हो गया, सॉरी मार्कर रिफ्लेक्शन ऑफ रमन हो गया। ठीक है, आगे मेरी बात समझ में, सिंपल सी बात है। लाइट रेज, अच्छा अब लाइट को फेंक देते हैं, जब लाइट इस दीवार में पड़ेगी तो क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ऑब्जेक्ट जो क्या करते हैं, जिनके ऊपर लाइट पड़ती है और उस लाइट को क्या कर देते हैं, वापस भेज देते हैं, तो उस ऑब्जेक्ट को हम लोग क्या कहते हैं, दीज आर ओपेक ऑब्जेक्ट्स। समझ में आ गई मेरी बात? तो ओपेक ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, जो लाइट को क्या कर दें, पूरी की पूरी वैसे के वैसे वापस भेज दें, उन ऑब्जेक्ट्स को हम लोग क्या कहते हैं, ओपेक ऑब्जेक्ट्स कहते हैं। ठीक है, क्लियर है भाई? अगली चीज हमारे पास क्या आती है, ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स। ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, ये वो ऑब्जेक्ट होते हैं जिनके अंदर से क्या होती है, लाइट पड़े और वो पार हो जाए। जैसे कि मैं क्या करता हूं, यहां इस खाली स्पेस के अंदर बॉल को फेंकता हूं, बॉल आगे सीधी चली जाती है, कहीं नहीं टकराती, सीधी पार होकर सीधी चली जाती है, कोई रोकने वाला बीच में है ही नहीं। अगर कोई रोकने वाला बीच में नहीं है तो क्या हो गया, ये सारा एरिया कैसा है, ट्रांसपेरेंट है। ये तो चीज हो गई ना। अब जैसे कि थोड़े बहुत ऑब्स्टेकल आते हैं, जैसे कि आंधी चल रही है, धूल उड़ रही है, कुछ भी हो रही है, फिर भी बॉल को फेंकता हूं, बॉल चली जाती है आगे, तो वो रुकावट थोड़ी बहुत आ जाती है, कभी कभी वो उसको रोकने की कोशिश करती हैं, तो हम क्या कहेंगे कि इसके अंदर क्या हो गया, थोड़ा सा इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ गया। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, रिफ्लेक्शन वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। बेसिकली वो जो चीज है, यानी कि हवा में सीधी जा रही है, तो वो कैसी चीज है, ट्रांसपेरेंट है। अब जरा मुझे सोच के बताओ, मैं क्या करता हूं, लाइट डालता हूं इस ग्लास के ऊपर, ये ग्लास है, मान लीजिए आप कोई भी ग्लास सपोज कर लो भाई, ग्लास के ऊपर क्या करते हो, आप लाइट को डालते हो, बताओ लाइट के साथ क्या होगा, क्या वो लाइट को टोटली बाउंस बैक कर देगा या आर पार लाइट होकर उसके अंदर से चली जाएगी? आप लोग जानते हैं वो लाइट को बाउंस बैक नहीं करेगा, वो क्या कर देगा, चीजों को अपने अंदर से गुजरने देगा। पानी का ग्लास भर के रखो बच्चों, और पानी के ग्लास के अंदर क्या कर दो, लाइट डाल दो। ट्रांसपेरेंट में लेना है भाई, नॉर्मल मत लेना, कहीं करो स्टील के भर दिया फिर बाद में क्या होगा, तो उसमें तो कुछ नहीं होने वाला ना, तो वो वाला आपने लेना है। तो अभी मैं क्या कह रहा हूँ आप लोगों से कि ऐसे कुछ ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो लाइट को अपने अंदर से गुजरने देते हैं। ऐसे सभी ऑब्जेक्ट्स को, यानी कि कोई भी चीज इसके अंदर चीज आर पार चली जाए, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांसपेरेंट बोलते हैं। आई थिंक आपको ट्रांसपेरेंट क्या होता है समझ में आ गया होगा। अगली चीज हमारे पास कौन सी होती है, ट्रांसलूसेंट। ट्रांसलूसेंट कौन से ऑब्जेक्ट होते हैं, तो ये वो ऑब्जेक्ट होते हैं जिनके अंदर से लाइट गुजरती तो है बट कंप्लीटली नहीं गुजर पाती, थोड़ी बहुत लाइट गुजरती है और थोड़ी बहुत उतनी ही रह भी जाती है। तो एक जो इस टाइप के ऑब्जेक्ट्स हैं, ये क्या कहलाते हैं, आपके ट्रांसलूसेंट कहलाते हैं। इनके बारे में मैं थोड़ा सा बता दूं, जैसे कि हमारे पास क्या है, ये कोल्ड ड्रिंक लेके आते हो आप, कोल्ड ड्रिंक पी हो गया आपने, एक ड्यू के बारे में सुना है या स्प्राइट के बारे में सुना है। ड्यू जब हम लेके आते हैं, सोचते हैं इसके अंदर ये ग्रीन कलर की निकलेगी, और हम ग्लास के अंदर डाल के देखते हैं वो ग्रीन कलर की ही निकलती है, बोतल ग्रीन कलर की होती है, वैसे निकल के आती है ना। वही स्प्राइट लेके आए, स्प्राइट का कलर थोड़ा सा डार्क और ग्रीन कलर का होता है, वो भी हम क्या सोचते हैं ग्रीन कलर की निकलेगी, बट नहीं, वो तो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट निकलती है, कलर ही अलग निकल आया। तो उस बोतल का जो कलर है, उस कलर से क्या हो रहा है, हमें उससे, यानी कि इसके अंदर कोल्ड ड्रिंक कितनी है ये तो इन्फॉर्मेशन उससे आ रही है, पर उससे ये नहीं आ रहा है इंफॉर्मेशन में कि इसका कलर एग्जैक्ट क्या है, यानी कि क्वांटिटी कोल्ड ड्रिंक की उस बोतल के अंदर कितनी है, कितनी बची है, किसी ने पी ली, खा ली है, जो भी है वो हमें पता लग रहा है, बट उस कोल्ड ड्रिंक का कलर कैसा है ये हमें पता नहीं लग रहा, यानी कि इंफॉर्मेशन आई बट हाफ इंफॉर्मेशन आई। तो ऐसे ऑब्जेक्ट को, यानी कि वो जो प्लास्टिक है, उस समय क्या कहलाएगा, आपका ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट कहलाएगा। एक जनरल चीज से आप लोग याद रखना बच्चे, एक घर में, किसी के घर में मान लीजिए आप देखते हो, तो अगर दीवारों का घर है तो क्या होगा, वहां पे अंदर क्या चल रहा है हमें कुछ दिखाई नहीं देता, है ना। हम देखने की कोशिश करते, सबकी आदत होती है देखने की, कहीं कुछ दिखी जाए देख लें, क्या चल रहा है, मतलब उसमें वैसे बोल रहा हूँ मैं, तो उस चीज़ की हमारी आदत रहती है, तो हमें उस समय कुछ दिखाई नहीं देता। बट वहीं पे आप लोग जानते हो कि अगर शीशों का घर हो, ग्लास का घर हो, ट्रांसपेरेंट वाला हो, तो वहाँ पे अंदर का हमें एग्जैक्टली जो चल रहा होगा, लड़ाई झगड़ा चल रहा है या कुछ और हो रहा है, सब इन्फॉर्मेशन पता लगता है कि हाँ भाई ऐसा ऐसा उस घर में हो रहा था, क्योंकि सारे में ग्लास लगा, और ग्लास से क्या होता है, जो भी अंदर हो रहा होगा सब बाहर दिखाई देता ही है ना।
तो ये वाला कौन सा केस हो गया आपका, ट्रांसपेरेंट वाला हो गया। तीसरा केस आता है, इस बार शीशे लगे हुए बट पर्दे लग गए साथ में, ठीक है। अब कुछ हो रहा होगा और आपके मन में कुछ चल रहा होगा कि पता नहीं भगवान क्या ही हो रहा है, क्या देख लिया मैंने, ठीक है। एक्चुअल में कुछ और हो रहा होता है बट आपको कुछ और लगता है उस समय, क्यों? क्योंकि इंफॉर्मेशन आई है बट एग्जैक्टली नहीं आई, ये क्या है, ठीक है। तो ये जस्ट जॉब मैंने वैसे ही बताया आप लोगों को, मे भी आपको याद रही चीजें, मेरी चीजों को गलत है मतलब ना निकाले भाई, तो मैंने जस्ट नॉर्मल बताया है। तो आई होप आपको तीनों प्रकार के ऑब्जेक्ट समझ में आ गए होंगे। ऑपेक क्या होता है, ट्रांसपेरेंट क्या होता है और ट्रांसलूसेंट क्या होते हैं। तो इनके ऊपर जब हमारे पास लाइट ऑपेक ऑब्जेक्ट पे पड़ती है तो हमारा जो चैप्टर बनता है वो कौन सा होता है भाई, रिफ्लेक्शन का होता है। ठीक है। और जब लाइट हमारे पास किसके ऊपर पड़ती है, इसके ऊपर पड़ती, तो चैप्टर हमारा बनता है कौन सा बनता है भाई, रिफ्रैक्शन का बनता है। हे भगवान, रिफ्रैक्शन की स्पेलिंग मुझे गलत लग रही है, ठीक है। और इसके अंदर हमारे पास क्या होता है, एब्जॉर्प्शन होता है, ठीक है। सुनो जरा ध्यान से, अभी क्या कह रहा हूं मैं, इसको बता देता हूं। हाँ, ये जो चीज है ये हमारे सिलेबस में है नहीं, इसको हमें नहीं पढ़ना, और ये ना ही 12th क्लास में है, वहाँ भी हमें नहीं पढ़ना। हमें पढ़ना है सिर्फ इनको, इन दोनों को पढ़ना है। ये वाला हमारा फर्स्ट हाफ रहेगा चैप्टर का और ये वाला रहेगा हमारे पास सेकंड हाफ चैप्टर का। बेसिकली इसके अंदर हम क्या पढ़ेंगे, मिरर को पढ़ने वाले हैं, ठीक है। मिरर में कैसे कैसे क्या होता है, कितने प्रकार के मिरर होते हैं, सारा इसमें पढ़ना है। और इस वाले चैप्टर में हमको क्या पढ़ना है, लेंसेज के बारे में पढ़ना है, ठीक है। इसमें हम लोग लेंसेज के बारे में पढ़ेंगे। तो ये हमारे पास दो चैप्टर बन जाते हैं। तो शुरुआत कर लेते हैं किस चीज़ की भाई, इस वाले चैप्टर की शुरुआत कर लेते हैं, ठीक है। आगे बात समझ में, इस वाले चैप्टर की जब शुरुआत करते हैं, शुरू में हमारे पास एक टॉपिक आता है। आप जब भी पढ़े बच्चों तो सिर्फ इतना नहीं हो कि जो मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ सिर्फ उसके ऊपर फोकस रखो, एक बार बुक खोल लो और जो टॉपिक मैं बोलता हूँ वो अपनी बुक में मैच कर लो, ठीक है। एक चीज़ के ऊपर थोड़ा सा मैं यहाँ पे रुकूंगा, थोड़ा सा आपको एक एडवाइस दे दूँ, अगर आपको ठीक लगे मेरी बात उसको फॉलो कर लेना भाई। वो चीज़ क्या है, वो चीज़ ये है कि आपने जब भी घर पे पढ़ें तो अभी फिलहाल जनवरी तक आप लोग एनसीईआरटी से ना पढ़ें। एनसीईआरटी से आपको मतलब पढ़ना है वो जनवरी के बाद पढ़ना है, उससे पहले ना पढ़ें। तो इससे पहले किससे पढ़ें, तो आप कोई भी रेफरेंस बुक ले सकते हो जो भी आपको ठीक लगती है, जो आपके स्कूल में लगवा रखी है। बहुत सारे स्कूल ऐसे जो जनरली क्या करते हैं, एनसीईआरटी से चलते हैं। एनसीईआरटी जस्ट एक क्या है, आपकी नोट्स काइंड ऑफ बुक है। अगर आपको सारे टॉपिक्स हर चीज समझ में आ गई है, उसके बाद एक क्विक रिवीजन नोट्स होते हैं, वो है आपके एनसीईआरटी। एनसीईआरटी में डिटेल में कोई भी चीज नहीं दी हुई है। डिटेल के लिए आपको क्या चाहिए, एक तो रेफरेंस बुक चाहिए और किसी के लेक्चर्स चाहिए। लेक्चर्स में जैसे मैं करवा रहा हूँ चीजें, और उन लेक्चर्स को अब पढ़ें कैसे, लिखें कैसे पेपर में, ये सब चीजें मैं तो बोर्ड पे लिखा ही नहीं है ना, आपको नोट्स प्रोवाइड कराएं। तो इसके लिए आपको क्या चाहिए, कोई ना कोई रेफरेंस बुक चाहिए, ताकि उसमें जो सब चीजें लिखी होंगी आप उनको एक बार रीड कर से दिमाग में बिठा सकें। 2-3 बार आपको बुक रीड करनी है, उसके बाद फिर एनसीईआरटी रीड करनी है, उस बुक को फिर दोबारा रीड नहीं करना, क्योंकि वो कॉन्सेप्ट जो था वो हमारे पास क्लियर हो गया है। अब हमें सिर्फ क्विक रिवीजन नोट्स चाहिए, वो आपको मिलेगी एनसीईआरटी, ठीक है। एनसीईआरटी के अलावा आपको कोई भी नोट्स नहीं पढ़ने हैं। अगर आप क्विक रिवीजन देख रहे हो, ये देख लो मैं ये लिया हूं वो लिया हूं, कोई फायदा नहीं है किसी चीज का भी। वो सबसे बढ़िया नोट्स होते हैं हमारे पास, उसको लास्ट में हम निकालेंगे। बट उससे पहले हमारे पास ये जो रेफरेंस बुक होती है, लाइक प्रदीप होगी, मॉडर्न एबीसी होगी, आपकी लखमीर सिंह होगी, मंजित कौर, जो भी आती हैं आपके पास, लखन सिंह, पता नहीं क्या क्या चल रहा है आजकल, दिनेश की भी आने लगी। तो ये जो भी बुक आ रही है, इनमें से कोई भी जो आपके स्कूल में चल रही है, जो आपको ठीक लगती है, वो आप ले सकते हो। और इनसे पढ़ोगे तो आई थिंक आपको ज़्यादा चीज़ें अच्छे समझ में आएंगी। अब मैं ये पढ़ा रहा हूँ, इन चीज़ों को आप बुक में एक बार साथ साथ रीड करते रहोगे तो बहुत अच्छा आपको समझ में आएगा। अदरवाइज आपने आज पढ़ा है, आधे टाइम तो कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि कुछ समझ में नहीं आ रहा, मैंने क्या पढ़ा दिया। तो भाई उसके लिए यही है कि थोड़ा सा एक बार तो बुक से करना पड़ेगा, है ना। बिना बुक के नहीं बनेगी बात, क्योंकि जब आप लिखोगे क्लास में कुछ भी करोगे, जो मैंने पढ़ाया है सुन लिया है, सुनने में कुछ थोड़ा सा बोरियत भी लग रहा होगा, कुछ लग रहा होगा, बट इसको जब आप बुक से पढ़ोगे तब आपको लगेगा कि हाँ यार कॉन्सेप्ट है, ठीक है, मेरा क्लियर हो गया होगा, ठीक है। और बाकी जो है भाई मैंने अपनी तरफ से कोशिश कर ली है पढ़ाने के लिए, अच्छे से मैं कोशिश कर रहा हूँ। कहीं भी फिर भी आपको लगे कि हमें समझ में नहीं आए, एक बार दोबारा करवा दो या कुछ करा दो, तो कमेंट करके मुझे बता देना, मैं करवा दूंगा, कोई इशू नहीं है, ठीक है ना। तो चलो अब आगे बढ़ते हैं भाई। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आ जाता है कि ये सरफेस, ठीक है, या मिरर क्या होता है उसके बारे में पढ़ लेते हैं, ठीक।
तो शुरुआत करते हैं। चैप्टर में आप जब घुसोगे, आई मीन उसे अंदर पढ़ोगे, तो वहां पर आपको क्या मिलेगा? वहां पर आपको दो प्रकार के सरफेस दिए होंगे। बेसिकली ओपेक के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है। एक कैसा रहेगा आपका? रेगुलर रहेगा, और दूसरा कौन सा रहेगा आपका? इररेगुलर। ये दो काइंड के आपको क्या दिए होंगे? सरफेस दिए होंगे। ये इसको डिफ्यूज भी लिखा होगा, कई जगह लिख देते हैं, ठीक है, या डिफ्यूज भी लिखा होगा। रेगुलर का मतलब क्या है? एक ऐसा सरफेस जो कैसा है? कंप्लीटली प्लेन, ठीक है। ये लाइट के केस में कंप्लीटली प्लेन हमें चाहिए। तो लाइट के केस में जो कंप्लीटली प्लेन होता है, कंप्लीटली का मतलब क्या है? यहाँ पे बिल्कुल ही प्लेन है, इसके अलावा इसके ऊपर कोई भी हल्का सा भी ऊपर नीचे नहीं है। यानी कि मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे? मैं यहाँ पे इसको मैक्सिमाइज यानी कि उसको जूम आउट कर करके बहुत बड़ा करके देख रहा हूँ, और मुझे वहां पे इतना सा भी ये एरिया नहीं मिलना चाहिए ऊपर नीचे हुआ। ऐसे वाला सरफेस लाइट के केस में कैसे कहलाता है? ये कंप्लीटली स्मूथ सरफेस कहलाता है, ठीक है। रेगुलर सरफेस यानी कि स्मूथ सरफेस। स्मूथ कैसा? बिल्कुल ही प्लेन, हल्का सा भी, मैं कितना भी उसको जूम आउट कर लूं, मैग्नीफाई कर लूं, मेरे को कहीं भी उसके अंदर ऊपर नीचे चीज दिखाई ना दे, ठीक है। ऐसे सरफेस को मैं क्या बोल रहा हूँ? कंप्लीटली प्लेन। तो ये तो कंप्लीटली प्लेन तो हमारी आम भाषा का वर्ड हो गया, यानी कि जनरल लैंग्वेज का पार्ट हो गया। ये कंप्लीटली प्लेन को लाइट वाले केस में क्या बोलते हैं? ऑप्टिकली प्लेन बोलते हैं इस चीज को, भाई साहब, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको? ऑप्टिकली प्लेन सरफेस। ऑप्टिकली प्लेन सरफेस कैसा होता है? ऐसा सरफेस जिसके ऊपर क्या होगा? हल्का सा भी ऊपर नीचे कुछ भी नहीं है, बिल्कुल वो सरफेस कैसा है? स्मूथ सरफेस है। जैसे कि हम लोग क्या लेके आते हैं, जैसे मार्केट से जैसे नए नए बर्तन खरीद के लाते हो, जैसे मम्मी लेके आती है, शादी किसी की मान लीजिए नहीं हुई है, नई शादी हुई किसी की, मतलब घर में बेटे की शादी हुई है, तो उसमें क्या होगा? बर्तन वगैरह आते हैं। तो होता क्या है कि वो जो बर्तन आते हैं उसमें जब हम देखते हैं चेहरा भी साफ दिखाई देता है, इतनी चमक होती है उसके अंदर। फिर बहू क्या करते हैं? उसको अच्छे से रगड़ रगड़ के मांजती है ना। तो मांजेगी तो क्या होगा? उसके अंदर फिर रोज सी आ जाती है, फिर चेहरा नहीं दिखाई देता। तो वो क्या कहती है सास की, ये जो बहू अच्छे से बर्तन नहीं मांजती, बताओ, पहले इतनी चमक थी, सारी चमक चली गई। एक एडवर्टाइजमेंट भी आती थी पहले, इसकी निम किया, पता नहीं निम की आती थी, है ना, वहाँ पे कहता है ये बहू ऐसी है कि बर्तन ठीक से साफ नहीं करती। एक्चुअल में क्या होता है? वो बर्तन ठीक से साफ कर रही है। वो जो प्लेन वाला सरफेस था, वो चाहे तुम कितनी भी क्या कर लो, रबिंग कर लो, वो कभी भी प्लेन वैसा नहीं हो सकता। क्योंकि रबिंग से क्या होगा? हमेशा जब मैं इसको ऐसे स्क्रैच करूंगा तो फ्रिक्शन आ जाएगा, और फ्रिक्शन हमेशा क्या करता है? वहां पे रफनेस लेके ही आएगा, ठीक है। तो किसी भी चीज को अगर ऐसा प्लेन आप बनाना चाहते हैं तो उसके लिए क्या करें? तो आंसर है, कोई भी चीज नहीं प्लेन जब बन सकती जब उसको पिघला के ठंडा करने के लिए छोड़ दिया जाए, तब जो उसका सरफेस जो प्लेन बनता है वही क्या होगा? इस लेवल का प्लेन होगा। जैसे कि आपने क्या देखा यहाँ पे, देखा नहीं, मैं बता देता हूँ क्या होता है। अगर मेरे पास ये क्या है? एक ग्लास की शीट है, ठीक है। ग्लास की शीट के ऊपर मैंने क्या कर दिया? पानी की बूंदें यहाँ पे मैंने डालनी शुरू कर दी हैं। ये पानी की बूंद आपको क्या लगता है इसी तरह से अरेंज रहेंगी इसके अंदर? नहीं रहेंगी ना। आपको पता है ये बूंद क्या करेंगी? इधर सेट होंगी, इधर सेट होंगी, इधर सेट होंगी, कुछ ऊपर नीचे होंगी, थोड़ी देर बाद में क्या होगा? ये साइड होंगी और ये यहाँ घुस जाएगी। अल्टीमेट सारी बूंद क्या करेंगी? एक लेवल पे आके सेट हो जाएंगी। तो ये वाला जो सेट होता है ना, ये वाला जो प्लेन सरफेस बनता है, इसी वाले को हम लोग क्या बोलते हैं? ऑप्टिकली प्लेन सरफेस बोलते हैं। समझ में आ गई मेरी बात? तो ये ऐसा सरफेस जो होगा आपका क्या कहलाएगा? रेगुलर सरफेस कहलाएगा। ऐसा जो सरफेस कहलाएगा कैसा कहलाएगा? इररेगुलर सरफेस कहलाएगा। समझ में आ गई मेरी बात? क्लियर है? चलो, तो अब हम लोग क्या करते हैं, एक चीज और मुझे करवानी है, मिरर के बारे में करवा देता हूँ। बिकॉज जो मिरर होता है उसमें हमें अपनी परछाई, जो अपना चेहरा है वो साफ दिखाई देता है, और जो जैसे ये वाला सरफेस होता है इसके अंदर हमें अपना चेहरा साफ नहीं दिखाई देता, बिकॉज दिस इज इररेगुलर सरफेस, ठीक है। उस पर हम लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन लागू करेंगे अभी, बट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के लिए हमें मिरर चाहिएगा। अब मिरर लगाएंगे तो हमें मिरर को पढ़ना पड़ेगा, मिरर को कैसे बनाया जाता है। जैसे कि मैं आपको एक छोटी सी लाइन और बोल देता हूँ, मैं इस दीवार में अपना चेहरा देखना चाहूँ तो क्या मुझे दिखाई देगा? नहीं देता। वहीं मिरर पे जब अपना चेहरा देखता हूँ तो मुझे अपना चेहरा दिखाई दे जाता है। क्यों? क्योंकि इस दीवार का जो सरफेस है आप लोगों को मालूम है, जैसे घर पे आपकी भी दीवार होंगी वो इतनी प्लेन नहीं है जितना कि मिरर प्लेन होता है ना। तो उसके अंदर अलग प्रकार की चीजें हैं। अलग प्रकार की चीज क्या है? कुछ नहीं है, यहाँ पे वो चीज है,
ठीक है। और उसके अंदर मिरर कैसे बनता है उसमें हम देखेंगे। तो वो जो बाहर आपको ग्लास दिखाई देता है ना, क्या अलग है वो बता रहा हूँ आपको। उसके अंदर जो बाहर ग्लास दिखाई देता है ना आपको, वो मिरर नहीं है। मिरर क्या चीज है? मिरर का मतलब है ऐसी कोई चीज जो आपकी लाइट को 100% क्या कर दे, 100 नहीं तो मैक्सिमम कोशिश करे कि उसको पूरा का पूरा क्या कर दे, बाउंस बैक कर दे। ठीक है। ग्लास के अंदर तो आपको पता है ये क्या करता है, ये सीधा लाइट को अपने अंदर से आर पार जाने देता है, ये नहीं रोकता है ना। तो हमें क्या करना है, ऐसी कोई चीज लेनी है जो कि कंप्लीटली रिफ्लेक्ट करती हो चीजों को। ऐसे रिफ्लेक्शन करने में सबसे हाई कौन होता है? टॉप पे आपकी जो मेटल आती है वो सिल्वर आती है। अब सिल्वर को हमने क्या किया, ठंडा किया, पिघलाया, और पिघला के फिर उसको हमने इस तरह से सेट होने दिया। सेट होने के बाद जब उस पे हमने देखा तो उसमें हमें अपना चेहरा दिखाई दिया। ठीक है। तो क्यों दिखाई दिया? क्योंकि वहां पे जो भी लाइट पड़ी थी वो उसने क्या कर दी, सारी रिफ्लेक्ट कर दी। लो है, लो में करवाऊंगा, चिंता मत करो। कैसे चेहरा दिखाई दिया? तो वहां पे क्या हुआ, उसने सारी लाइट क्या कर दी, रिफ्लेक्ट कर दी। तो वहां पे क्या दिखाई देता, मुझे अपना चेहरा दिखाई देने लग गया। बट आप लोग जानते हो समय के साथ में वो जो मिरर है उस चीज का, वो खराब हो जाएगा, है ना। तो वो उसके बाद नहीं दिखाएगा। क्यों? क्योंकि सिल्वर का आपको पता है कोरोजन हो जाता है, भले ही थोड़ा लेट होता है बट कोरोजन तो उसका होगा ही होगा, ये हम लोग जानते हैं। इसी प्रकार से हमने क्या कर लिया, अब सिल्वर जो है बहुत ज्यादा महंगा मेटल पड़ता है, उसके मिरर बनाना पॉसिबल नहीं होता है, और वो टाइम के साथ चीजें खराब भी हो रही हैं। दूसरी ओर हमने क्या देखा है कि सिल्वर के जैसी प्रॉपर्टी लगभग फॉलो करने वाली, वैसा ही कलर देने वाली हमारे पास एक और मेटल है जो कि चीपेस्ट है और मोस्ट अबंडेंट मेटल है ऑन द अर्थ क्रस्ट, एंड दैट इज एल्यूमिनियम। है या नहीं है? ठीक है, नहीं मालूम हो तो मैंने बता दिया भाई, होती है। ठीक है ना। तो ये मेटल हम क्या करते हैं, अब इसको हम लोग क्या करेंगे, पहले मेल्ट करेंगे, पिघलाएंगे और सेम उसकी तरह बना के देखेंगे। इसका भी वैसे रिजल्ट लगभग वैसे ही रहते हैं, तो ये भी एक मिरर बन जाएगा। ठीक है। बट हम लोग जानते हैं इसका कोरोजन तो सिल्वर से भी बहुत जल्दी हो जाता है, बिकॉज इन रिएक्टिविटी सीरीज इसका जो लेवल आता है काफी ज्यादा नियर, मतलब सोडियम पोटेशियम के नियर सा ही रहता है, 3-4 के बाद ही सीधा आ जाता है। तो ये तो और भी ज्यादा रिएक्टिव है, तो ये खराब हो जाएंगे बहुत जल्दी इसके। तो इससे बचने के लिए हमने क्या किया, 2 चीजें लगाई इसके ऊपर। हमने क्या सोचा, अब ये जो ग्लास होता है ना, इस ग्लास के अंदर से तो क्या होती है, सारी रेज आर पार हो जाती है ना। ये ग्लास तो रोकता ही नहीं है रेज को, तो ट्रांसपेरेंट हुआ। तो अगर मेरे अंदर से रिफ्लेक्शन जो हुआ है वो रेज टकरा के इसके ऊपर जाएंगी तो वो भी आर पार हो जाएंगी, है ना। तो ये कॉन्सेप्ट हमने सोचा। तो हमने क्या ले लिया, इस बार जो नीचे जो सरफेस लिया है ना, ये सरफेस की शीट जो हमने ग्लास की ले ली, किस चीज की ले लिए, ग्लास की शीट ले ली है। इस ग्लास की शीट के ऊपर अब हमने क्या कर दिया, एल्यूमिनियम पिघला के डाल दिया, और अब ये सेट हो जाएगा। तो अब जो इस साइड जो सेटिंग होगी इस चीज की, वो बिल्कुल कैसी होगी, प्लेन हो जाएगी। सारे पार्टिकल बिल्कुल कैसे आएंगे, सेट हो जाएंगे, एक लेवल के ऊपर आ जाएंगे। अब इस साइड जो है हमें अपना रिफ्लेक्शन दिखाई दे जाएगा। बताओ दे जाएगा नहीं दे जाएगा? दे जाएगा ना। अब फायदा क्या है इस चीज से, तुम अब इस साइड से मतलब तुम पानी मारो, कुछ भी मारो, एसिड फेंको, कुछ फेंको, ये अंदर नहीं जाने वाला, बिकॉज ग्लास इन सब चीजों से रिएक्ट करेगा ही नहीं। सिलिका का बना होता है भैया, वो यहाँ से कुछ भी नहीं करेगा, अंदर नहीं जाने देगा। तो अब ये जो मेटल है इसका कोरोजन नहीं होने वाला, यानी कि मेटल खराब होने वाली नहीं है, रिएक्शन किसी साथ करेगी नहीं, तो ये बच जाएगी, अब ये सुरक्षित हो जाएगी। ठीक है, आती मेरी बात समझ में? एक और अब आपके मन में आ रहा होगा सर फिर पीछे से क्या होगा, पीछे से हम क्या कर देंगे, उसके ऊपर पेंट कर देंगे, पॉलिश कर देंगे। ठीक है, अब वो पॉलिश कर दी, पॉलिश भी एक तरह से इंसुलेटर का काम करेगा। किसी चीज का मतलब इंसुलेटर मत बोलो, कोई इलेक्ट्रिकल का वर्ड हो गया। बेसिकली ये क्या कर रही है, ये भी इसके ऊपर एक प्रोटेक्टिव लेयर बन गई है, ये बाकी चीजों को अंदर नहीं आने देगी। ठीक है, तो अगेन यहां से भी क्या हो जाएगा, बच जाएगा। फिर हम क्या करते हैं, इसके बाहर कोई वुडन शीट लगा के या फिर पेपर शीट लगा के इसको पूरा क्लोज कर देते हैं, और ये वजह से शीशा लेके आ जाते हैं। ऐसा तो होता है शीशा, और कैसा होता है आप देखोगे समटाइम्स शीशा पुराना हो जाता है, उसके अंदर से कुछ पैचेस दिखाई देते हैं, कुछ ऐसे डॉट्स दिखाई देते हैं, भाई वो पेंट सा दिखाई देता है, जो ट्रांसपेरेंट या अंधेरा दिखाई देता है अंदर का। ये चीज खराब नहीं होती, सामने से कभी भी शीशा खराब नहीं, शीशा हमेशा बैक से खराब होता है। ठीक है, तो अगर उसको मोर प्रोटेक्टिव बनाना है तो पीछे भी ग्लास लगा दो, दोनों साइड वाले प्रॉपर्टी डाल दो, अब वो मिरर कभी खराब नहीं होगा। ठीक है, अनटिल अनलेस अंदर पानी ना घुस जाए। समझ में आया? तो इस तरह से हम लोग क्या बनाते हैं, ये मिरर बनाते हैं। और ये जो मिरर का सरफेस होता है ये कैसा होता है, आप क्या कहोगे, ये ऑप्टिकली प्लेन सरफेस होता है। समझ में आ गई ना मेरी बात, क्लियर है? कोई डाउट हो तो बताना, जरूर कमेंट करना। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, मिरर को बना लेते हैं। 2 प्रकार के सरफेस हमने देखे हैं, एक है रेगुलर। रेगुलर कैसा होता है, ऑप्टिकली
ऑप्टिकली प्लेन सरफेस होते हैं जो कि हमारे पास मिरर होते हैं, और ये वाला कैसा आपका इरेगुलर के अंदर, जैसे कि हमारे पास गोल आ गई, कुछ भी आ गया, इनके अंदर क्या होता है, ऊबड़ खाबड़ चीजें होती हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इरेगुलर या डिफ्यूज्ड सरफेस बोलते हैं। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, रेज डालते हैं। रेज डालने से पहले या इनका फिगर, इस सरफेस का फिगर बनाने से पहले दो चीजें और हैं वो पढ़ लेते हैं। दो चीजें क्या है, दो लॉज हैं। ठीक है, इन लॉज को हम लोग क्या बोलते हैं, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। क्या बोलते हैं इनको, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, क्या लॉ होते हैं, बड़े ही इजी लॉ होते हैं। ठीक है, कैसे, जरा देखिए, ये हमने कोई ऑप्टिकली प्लेन सरफेस लिया। ठीक है, कौन सा लेंगे, ऑब्वियस सी बात है, एक मिरर लेंगे। ये हो गया हमारे पास में मिरर। मिरर का ये जो मैंने नीचे लाइन लगाई है बच्चों, ये लाइन खींचनी बहुत जरूरी है, इसके बिना काम नहीं चलेगा। अगर आपने सिंपल लाइन ले ली तो क्या होगा, सिंपल लाइन में हमें दिखाई देगा आपने ये ग्लास शीट लिए, इसको हम मिरर नहीं कह सकते। तो मिरर कहने के लिए आपको इसको पॉलिश करना पड़ेगा कि हमने इसको पॉलिश किया हुआ है। ठीक है, अब हमने क्या करना है, इसके ऊपर एक लाइट डालनी है, इस तरह से लाइट डालनी है। ठीक है, लाइट की रे डालनी, सॉरी, ये लाइट की रे डल गई इसके ऊपर। ठीक है, तो जो लाइट ऐसे हम लोग डालते हैं, यानी कि गिरना, लाइट का गिरना क्या कहलाता है, इंसिडेंट होना कहलाता है। ये लाइट इसके ऊपर आके पड़ गई। ठीक है, तो इस रे को, ये जो रे ऑफ लाइट है, इसको हम लोग क्या कहेंगे, इंसिडेंट रे ऑफ लाइट। ठीक है, अब ये लाइट टकरा के क्या करेगी, इस तरह से बाहर निकल जाएगी। ये लाइट टकरा के इस तरह से बाहर निकल जाएगी। ये जो लाइट है जो टकरा के चलेगी, अभी मैंने क्या बताया, इस मार्कर को फेंक के मारूं, ये वापस आएगा, ये वापस आएगा, यानी कि दीवार ने इस मार्कर का क्या कर दिया, रिफ्लेक्शन कर दिया। तो यहाँ पे ये लाइट भी क्या हो गई, रिफ्लेक्ट हो गई। तो ये लाइट क्या कहलाएगी, रिफ्लेक्टेड रे ऑफ लाइट। क्लियर है भाई। अब इन दोनों के बीच ना कुछ एंगल होगा। ठीक है, इस एंगल को नापने के लिए हम लोग क्या करते हैं, बीच में एक परपेंडिकुलर डाल देते हैं ताकि इनका बराबर का एंगल है, कितना रिफ्लेक्शन का एंगल है, कितना इंसिडेंट का एंगल है। ठीक है, एंगल ऑफ इंसिडेंस हमारे पास क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हमारे पास क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। ये लीजिए भाई, एंगल का साइन भी लगा दिया हमने। ठीक है, तो ये जो इंसिडेंट का एंगल है, इंसिडेंट एंगल है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये दोनों किसके साथ बनेंगे, नॉर्मल के साथ बनेंगे। ये चीज आपको याद रखनी है, भूलना मत। कुछ बच्चे इसके साथ बना देंगे, ये नहीं होता। तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हो या इंसिडेंस, हमेशा किससे निकालेंगे हम लोग, नॉर्मल से निकालेंगे। अब ये जो एंगल है क्या कहलाएगा, एंगल ऑफ इंसिडेंट रे विद सरफेस। किससे कहलाएगा, ये विद सरफेस कहलाएगा। और ये क्या कहलाएगा, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन विद सरफेस। ठीक है, तो जो नॉर्मल के साथ है ना, जो एंगल बने हैं, उनको हम लोग क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ इंसिडेंस या फिर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बोलेंगे। क्लियर है मेरी बात, समझ में आ गई, अच्छे से आ गई ना, बोलो आ गई, सब कैसे बोलो आ गई। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। तो ये हमने यहाँ पे बना दिया। ठीक है, अब यहाँ पे लॉ क्या कहलाता है, लॉ कहलाता है कि ये जो इंसिडेंट रे है, यहाँ पे लिख दो चलो एक बारी। ठीक है, ये जो इंसिडेंट रे है या रिफ्लेक्टेड रे है या फिर नॉर्मल है, ये सब के सब क्या करेंगे, एक ही प्लेन पे लाई करेंगे। ठीक है, एक ही प्लेन पे क्या करेंगे, लाई करेंगे। ये हमारे पास पहला नियम आता है, यानी कि रूल आता है। एक ही प्लेन का मतलब आप कतई भी ये ना समझो कि ये क्या है, हमारे पास एक ही पॉइंट पे करेंगे। ठीक है, यहाँ पे मैं एक और रे निकालता हूँ बच्चों, ताकि आपको दिखा सकूं कुछ। ये ऐसे चली जाएगी, एक और रे निकालते हैं, अगर इसको ऐसे डालेंगे तो ये ऐसे चली जाएगी। ठीक है, तो ये यहाँ पे आप क्या देख रहे हो कि पैरेलल आई है, पैरेलल ही चली गई है सारी रे। ये एरोहेड लगाना भी बहुत जरूरी है, इसके बिना बात नहीं बनेगी हमारी। ठीक है, तो ये पैरेलल आई, पैरेलल चली गई। क्यों चली गई, क्योंकि सरफेस कैसा है आपका, रेगुलर सरफेस है। ठीक है, बट अभी हम तो रूल पे थे, तो रूल में क्या है कि सारे के सारे यहाँ पे ये जो है बच्चे, ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ही काम कर रहा है कि सब की सब रे एक ही प्लेन में रहेंगी। प्लेन का मतलब क्या होता है, ये जो बोर्ड है ना, ये प्लेन है। ठीक है, ये प्लेन है, इससे मैं कितनी चीजें कर सकता हूँ, इसमें मैं ये कर सकता हूँ कि यहाँ पे मैं
दो डायमेंशनल में ही कर सकता हूं, यानी कि एक डायमेंशन मेरे पास ये हो गया, दूसरा डायमेंशन ये हो गया। क्या मैं इस बोर्ड के ऐसे बाहर लिख सकता हूं या अंदर लिख सकता हूं? नहीं लिख सकता ना, तो वो तो स्पेस वाली चीज हो जाती है ना कि मैं यहाँ पे ऐसे लिख रहा हूँ, ऐसे लिख रहा हूँ, ऐसे भी लिख रहा हूँ, ये चीज तो नहीं हो सकती। इस बोर्ड के ऊपर क्या है, मैं दो ही जो है डायरेक्शंस यूज कर सकते हैं, या दो ही डायमेंशंस में लिख सकता हूँ या अपने मार्कर को चला सकता हूँ, चाहे वो ऐसे वो भी दो डायमेंशन में है, ठीक है। 3D में क्या होगा, ये इसकी ऐसी शेप हो जाए, अंदर से फिर ऐसे गोला बन जाए, वो 3D वाली होती है। तो वो जो चीज होती है हमारे पास कि अगर मैं वहां पे जा सकूं, मैं अगर मूवमेंट की बात कर रहा हूं, अगर मैं सीधा एक ही डायमेंशन चेंज कर रहा हूं, डायमेंशन का मतलब कुछ नहीं होता, दिशा होती है, कुछ नहीं है, ठीक है। ये दिशा आपकी सामने जाते हो पॉजिटिव, पीछे आते हो नेगेटिव, है ना। तो जब मेरा एक डायमेंशन यानी कि x वाला मैं चेंज करता हूं, तो ये मोशन वाला मेरा कौन सा कहलाएगा, वन डायमेंशनल कहलाएगा। अगर मैं ऐसे जाते हुए ऐसे मुड़ के ऐसे चल जाऊं, तो मेरा मोशन कैसे कहलाएगा, मोशन इन अ प्लेन कहलाएगा। बट वहीं पे मैं चल रहा हूं, उड़ रहा हूं, फिर बैठ रहा हूं, मान लीजिए मैं कबूतर हूं, तो ये चीज मैं कर रहा हूं, तो फिर क्या होगा हमारे पास में, वो कहलाएगा मोशन इन स्पेस। क्लियर, कबूतर नहीं हूं मैं, तो मानने के लिए कहा था बस। तो यहाँ पे क्या होगा, ये क्या कहलाएगा हमारे पास में, मोशन इन अ स्पेस कहलाएगा। बट जैसे मैंने क्या बोला, दो चीजों में मैं जा सकता हूँ, थर्ड वाले को हटा दूं, तो ये वाली चीज क्या कहलाती है हमारे पास में, यानी कि मूवमेंट यहाँ हुई, यहाँ हुई, यहाँ हुई, यहाँ हुई, और फिर यहाँ आ गई, तो ये कौन सा हो गया, मोशन इन अ प्लेन, ठीक है। तो सारी रे क्या करनी है इस सरफेस के ऊपर, यानी कि जैसे कि रे यहाँ आई है, ये आई और ये चली जाएगी, ठीक है। आपने अगर ऐसे डाली है तो ये चली जाएगी। ये नहीं होगा कि आपने लाइट देख डाली है और यहाँ से फट के दो पार्ट में चली गई, आपने डाली यूं और ये निकल के फिर ऐसे चली गई। समझ रहे हो मेरी बात को, क्या कहना चाहता हूँ, आपने लाइट अगर ऐसे डाली है, लाइक ये मेरे पास लाइट है, आपने ऐसे डाली है तो ये क्या करेगी, ऐसे ही जाएगी, इसी प्लेन में काम करेगी। अगर आपने ऐसे डाली तो ये ऐसे जाएगी। ये नहीं होगा आपने ऐसे डाली और निकल के इधर जा रही है, ये पॉसिबल, ठीक है, बिकॉज ये ऐसे करके अगर करोगे तो ये स्पेस वाली बात आ जाती है। यहाँ पे नहीं होगा, आपके सामने अगर आपने इसको ऐसे डाला तो ये ऐसे ही निकल के जाएगी। मेरे पास है पूरा मिरर वगैरह का हर चीज का मटेरियल है, मैं शायद आपको नेक्स्ट वीडियो में शो कर दूंगा। अभी मैं काफी लेट हो गया तो वो मैं नहीं कर सकता, मेरे फोन की बैटरी भी चली गई, तो भाई अभी मैं इतना ही पढ़ाऊंगा आपको। तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो गया, ये वाली जो चीज है, जब ऐसा कर होता है, दो ही चीजों में होते हैं कि यहाँ से हमने डाला और ये सामने सामने यहाँ निकल गई। दो प्लेन्स आप देख रहे हो, आई मीन टू से दो डायरेक्शन है, एक डायरेक्शन ये थी, एक डायरेक्शन ये होगी। तो डायरेक्शन होगी कि नहीं होगी भाई, तो ये होगी, इसके ऊपर 90 डिग्री ये होगी। डायरेक्शन अलग कैसे होती है, मैंने क्या कहा, ये ऐसे आ गई, ऐसे आ गई, 90 डिग्री पे चेंज हो रही है ना। तो यहाँ पे जरा देख लो उनके बीच 90 डिग्री एंगल है कि नहीं है, पूरा ये ऐसे, इसके ऊपर 90 डिग्री एंगल है ना। थोड़ा ज्यादा तो नहीं बोल गया मैं, आई मीन टू से ज्यादा डीप तो नहीं गया ना। तो सिंपल सी बात मैं क्या कहना चाहता हूँ, प्लेन किस चीज को बोलते हैं, प्लेन इसको बोलते हैं जब डायमेंशंस दो हो, एक तो क्या हुआ, ये डायमेंशन हो गया और दूसरा डायमेंशन ये वाला हो गया। इसके अंदर ये नहीं होगा कि ये आया और इस वाले में, तीसरे वाले में नहीं घुसेंगे हम लोग, क्लियर है ना। तो यहाँ पे डायमेंशन हमारे पास क्या रहेगा, दो यूज करते हैं, दो डायमेंशन में जो चीजें चेंज होती हैं, कुछ भी होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्लेन बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, ये सारी रे इंसिडेंट रेज, सभी के सभी इंसिडेंट रेज बोल दो, ठीक है, और ये रिफ्लेक्टेड रेज बोल दो। तो यहाँ पे ये जो रे हैं, ये सारी सारी क्या होंगे हमारे पास में, एक ही प्लेन में रहेंगी, ना कि किसी दूसरे प्लेन में घुस जाएंगी। समझ में आ गई मेरी बात। तो ये हमारे पास पहला रूल है। दूसरा रूल हमारे पास क्या है, एंगल आई इज ऑलवेज इक्वल्स टू एंगल आर। समझ में आ गया, ये हमारे पास दूसरा रूल है, यानी कि जितना एंगल आई होगा, से अगर यहाँ पे देखते हैं हम लोग, ये मैं नॉर्मली को ले लेता हूँ यहाँ पे, अगर ये फिगर कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है फिलहाल तो दूसरा फिगर पे देख लेते हैं। यहाँ पे ये हमारे पास क्या है, मिरर है भाई, थोड़ा सा हल्का बना रहा हूँ इस बार। ये रे आई है, ये रे हमारे पास ऐसे चलेगी, और यहाँ पे हमने क्या कर लिया, ये नॉर्मल डाल दिया है। नॉर्मल सही निकला भाई, वो सही डालेंगे हम लोग, ये हमने नॉर्मल डाल दिया है। तो यहाँ से ये जो एंगल है, मान लीजिए इफ दिस इज 25 डिग्री, सो दिस आल्सो बी 25 डिग्री, ये कभी भी चेंज नहीं होंगे। एंगल आई इज ऑलवेज इक्वल्स टू एंगल व्हाट, ठीक है, क्लियर आ गया। अब यहाँ से ना कुछ न्यूमेरिकल्स आते हैं हमारे पास में। पहली बात तो आपको ये चीज समझ में आ गई होगी कि दो लोग कैसे बने हुए हैं हमारे पास में, ये फिगर समझ में आ गया होगा, ये भी समझ में आ गया होगा, दोनों लोग समझ में आ चुके हैं। अब एक चीज छोटी, फिर उसके बाद में न्यूमेरिकल कराऊंगा आपको छोटा सा एक। यहाँ पे एक सरफेस और आता है, ये वाला, नहीं ये तो अच्छा नहीं बना, एक और थोड़ा बना लेते हैं। ये लीजिए, ये हार्ट बीट वाला सा बना लिया। ये हमने बहुत मैग्नीफाई करके देखा है, मैग्नीफाई करके देखा तो ये दीवार का स्ट्रक्चर है। तो यहाँ पे जरा देखना, इस एंगल के ऊपर ये गिरी है तो ये ऐसे चली जाएगी, बट वहीं पे इस एंगल के ऊपर पैरेलल रही है, ये इसके ऊपर गिरी है, ये कैसे जाती है, ऐसे जाती है। क्यों? क्योंकि भाई यहाँ पे कैसा होगा, सरफेस का एंगल चेंज हो गया ना। अगेन एक रे आती है, गड्ढे में चली गई, ये ऐसे जा रही है,
तो ये रे कहाँ जा रही है? क्या ये पैरेलली वापस बाहर निकल रही है? नहीं, यहां से पैरेलल इंफॉर्मेशन आई थी, बट यहां से कैसी होगी? बाकी टेढ़ी किधर किधर घुस गई। तो ये जो सरफेस है, ऐसा सरफेस जो पैरेलल रेज को इस तरह से स्ट्रक्चर में ढाल दे, इस वाले सरफेस को हम लोग क्या बोलते हैं? इर्रेगुलर सरफेस बोलते हैं। और ये वाला कैसा आपका? रेगुलर सरफेस है। क्लियर हो गया होगा मे भी आप लोगों को अच्छे से, ठीक है? रेगुलर कौन सा होता है और इरेगुलर सरफेस कैसा होता है? तो अगर हम लोग छोटे शब्दों में कहना चाहें, नॉर्मल एक लैंग्वेज में कहना चाहें, जिस सरफेस के ऊपर पैरेलल रेज गिरें और पैरेलल ही वो कैसी हो जाएं, बाउंस बैक हो जाएं, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? रेगुलर सरफेस। और जिसके अंदर पैरेलल रेज गिरें और वो कैसी हो जाएं? डिफ्यूज्ड फॉर्म में चली जाएं, यानी कि इखर बिखर ऐसे हो जाएं, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इर्रेगुलर सरफेस बोलते हैं, ठीक है? तो अब हम बात करते हैं इस न्यूमेरिकल के बारे में। तो ये सब मैं रफ कर देता हूं, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलो इसको रफ करके आगे बढ़ते हैं। अब हमसे क्या कहता है? ये क्या है भाई? एंगल आई है, ये एंगल आर है, ठीक है? अब वो कहता है ये एंगल ऑफ इंसिडेंट निकालो विद सरफेस, ठीक है? निकाल सकते हो या नहीं निकाल सकते हो? सरफेस का कितना है आप लोग जानते हो। इफ दिस होल एंगल इज 90 डिग्री एंड दिस इज 25 डिग्री, तो इसको इजीली हमें निकालना, मतलब निकाल सकते हैं। कैसे निकालोगे? 90 माइनस 25, 5 बच गया, इधर से 6 बच गया एंड इट विल बिकम 65, ठीक है? डिग्री लगा दो, डिग्री यूज करते हैं इसके लिए। तो आपका ये आ गया। अगर मैं क्या कहता हूँ, ये भाई मेरे पास में 40 है, तो ये कितना होगा? निकाल सकते हो। अब की बार मैंने क्या कहा? ये 40 है तो ये निकाल दो कितना है? ये उसने मुझे दिया ही नहीं, उसने मुझे सिर्फ एंगल ऑफ इंसिडेंस दिया है और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन विद सरफेस पूछता है। क्या निकाल सकते हो? हाँ निकाल सकते हैं, आसान तो है। कैसे आसान है जरा देखो। अगर ये 40 है तो बाय द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन आप लोग जानते हो ये भी क्या है? 40 ही है, 40 है, ठीक है? अब ये 40 है तो 90 माइनस 40 कितना बच जाएगा? 50 बच जाएगा, ठीक है? तो इस तरह से आपके पास क्या आएंगे? ये न्यूमेरिकल्स आएंगे, ठीक है? तो अभी मैं इतना ही करवा देता हूं क्योंकि मैंने आपसे बताया कि मेरे फ़ोन की बैटरी चली गई है। मैं नेक्स्ट क्लास में मिलूंगा। इस क्लास में जैसे कि काफ़ी दिन बाद में दोबारा मैंने आज शुरू किया है, तो स्टार्टिंग में हो सकता है आपको थोड़ी सी मेरे अंदर हेजिटेशन या किसी प्रकार की ऊपर नीचे चीज़ें दिखाई दे जाएंगी। एकदम से क्या होता है ना, काफ़ी दिन जब बातें स्क्रीन के सामने फेस कर रहे हैं, बड़ी वो अलग सी शर्म सी है, कुछ अलग सा वो होता है, तो मे भी वो चीज़ें हो गई होंगी। बाकी मैंने टॉपिक करवा दिया है। कुछ चीज़ छूट गई हो तो एक बार कमेंट करके बता देना। इस चैप्टर में जितना भी मैंने करवाया है, स्टार्टिंग से जब बुक पढ़ रहे हो आप, तो कुछ भी अगर ऐसा लगता है कि सर आप ये नहीं कराया, वो नहीं कराया, वो करवा दो, तो मुझे एक बार कमेंट में बता देना, मैं सारी चीज़ें करवा दूँगा, ठीक है? बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जल्दी शायद ये चैप्टर मैं कंप्लीट करूँगा, इस चैप्टर को कंप्लीट कर दूँगा। इस चैप्टर के एंड में मैं आपको बता दूँगा इस चैप्टर से कौन कौन से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, ठीक है? ये चैप्टर के हमेशा एंड में बताऊँगा कौन से क्वेश्चंस आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, या जो आपके स्कूल के यूटी वगैरह होने वाले, कुछ भी होने वाले हैं, वो जब भी चैप्टर एंड होगा उसमें एक वीडियो बना के मैं डाल दूँगा आपके लिए, ठीक है? सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। और अगर आपको मेरा लेक्चर अच्छा लगता है, कुछ भी होता है का मतलब क्या है, इंटरेस्टेड हो आप मुझसे पढ़ने में, और आप गुड़गांव में अगर रहते हो, गुड़गांव में मेरी लोकेशन राजेंद्र पार्क के आसपास है, अगर आप यहाँ पे रहते हो तो मेरे पास ऑफलाइन भी पढ़ने के लिए आ सकते हो। ऑफलाइन में थोड़ा सा जब आप मेरे सामने बैठोगे सब चीज़ें होती हैं, थोड़ा सा फ़र्क होता है। जब आप ऑफलाइन ज्वाइन करोगे तो आपको पता लग जाएगा कि उसमें चीज़ें और कितने डीप में या कैसे कैसे पढ़ाई जाती है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो भाई जो है चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, और मेरी वीडियो को लाइक भी कर देना, और मेरी वीडियो को शेयर भी कर देना, ठीक है? ताकि मैं थोड़ा सा फेमस हो जाऊँ।